हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 2023 के पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर हमारा किस चीज़ का है? जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 2 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपका BU 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्या देखते हैं? ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 10 में से कोई 7 बनाना है। पहला सवाल क्या कहता है? द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ क्लेज में ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर। इस चार में से किस किस फैक्टर की वजह से सॉइल में कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलेगा? कौन सा सॉइल में? क्ले में कंप्रेसिबिलिटी की बात करेगा। कंप्रेसिबिलिटी मतलब उसको दब रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा। तो ये हमारा मेनली होता है एक्सपल्सन ऑफ डबल लेयर वाटर बिटवीन द ग्रेन्स। ग्रेन करने का मतलब हो गया सॉइल का जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसके बीच में जो हमारा पानी फंसा हुआ है, अगर वो हमारा बाहर निकल जाएगा तो इससे हमारा क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सपल्सन मतलब हो गया बाहर निकलना। तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा मेरे अनुसार। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का कोई आंसर कुछ और होगा तो आप वैलिड सोर्स के साथ या वैलिड प्रूफ के साथ आप हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे या अदर्स सोर्स से। ठीक है, अगर आपका आंसर सही रहा तो हम अपना आंसर चेंज कर लेंगे। दूसरा क्या कहता है? बाइसेप सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइसेस सेटिस्फाइज। ठीक है, बाइसेप सिंप्लीफाइड मेथड ऑफ स्लाइसेस किस चीज को सेटिस्फाई करता है? ओनली द मोमेंट्स इक्विलिब्रियम, ओनली द वर्टिकल फोर्सेस। तो इसमें मेरे अनुसार जो बेस्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑल द स्टैटिक्स इक्वेशन एक्सेप्ट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्विलिब्रियम। ठीक ना। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है किसके लिए? द स्टेबिलिटी ऑफ ए स्लोप इज डिक्रीज्ड बाय। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप डिक्रीज किया जाता है किससे? रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ स्लोप बाय एक्सकवेशन, शॉक कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, पोर वाटर प्रेशर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप डिक्रीज होता है प्रोवाइडिंग ए बर्न एट हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फॉर सैचुरेटेड नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोएफिशिएंट कैन बी प्रेजेंटेड एज। देखिए, जैसे कि आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? सैचुरेटेड के केस में आप क्या पढ़े? डिग्री ऑफ सैचुरेशन सैचुरेटेड के केस में क्या हो जाता है? एस इज इक्वल टू 1 हो जाता है। उसी तरीके से अगर सैचुरेटेड बोलेगा तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ड्राई कहेगा तो बी का वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे ड्राई सॉइल कहता है ना तो एस का वैल्यू आप 0 कर देते हैं। उसी तरह सैचुरेटेड बोलेगा तो बी का वैल्यू भी 0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके अनुसार मात्र एक ऑप्शन है जिसमें कि हमारा बी का वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में सैचुरेटेड बोला है तो बी का वैल्यू 1 होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें बी का वैल्यू 1 है। बाकी हमको ए देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा मेरे अनुसार वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, ए लेस देन 1 बी इज इक्वल टू 1। बात समझ गए? सैचुरेटेड के केस में याद रखिएगा, जैसे सैचुरेटेड सॉइल कहता है ना, आप पहला चैप्टर सॉइल में पढ़े होंगे कि सैचुरेटेड सॉइल कहेगा तो एस का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ड्राई सॉइल कहेगा तो एस का वैल्यू 0 आता है। उसी तरह से सैचुरेटेड सॉइल कहेगा बी का वैल्यू 1, ड्राई सॉइल कहेगा बी का वैल्यू 0। बात समझ गए? अगला सवाल देखिएगा, इन एन अनड्रेन्ड ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट द सैंपल फेल्ड एट ए डेविएटर स्ट्रेस ऑफ 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सैंपल फेल किया कहाँ पे? डेविएटर स्ट्रेस 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे। बात समझ गए? अगला आगे क्या कहता है? व्हेन द सेल प्रेशर वाज 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेल प्रेशर उस समय क्या था? 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो कोहेशन इंटरसेप्ट क्या होगा? ठीक ना, कोहेशन इंटरसेप्ट हमारा जो है क्या होगा वो आपको बताना है। आपको एक बात बता देता है, कोहेशन इंटरसेप्ट निकालने का हमारे पास एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। वो हमारा क्या है? सी बराबर होता है डेविएटर स्ट्रेस बाय 2। डेविएटर स्ट्रेस हमको 200 दिया हुआ है, 200 बाई 2 की जगह कितना आंसर आ जाएगा? 100 आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 सही है हमारा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, फॉर एन अनडिस्टर्ब्ड सैंपल द एरिया रेशियो ऑफ द सैंपल शुड बी। एरिया रेशियो हमारा क्या होना चाहिए? ठीक है, 10% और लेस। एरिया रेशियो हमारा क्या होगा? 10% और लेस। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, इफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन नंबर का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाए? 15 से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? फाइव सेंट्स बिलो द वाटर टेबल द करेक्टेड वैल्यू ऑफ एन इज। एन का करेक्टेड वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको याद रखना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मेरे अनुसार ऑप्शन 3 सही है, 15 प्लस एन माइनस 15 बाय 2। ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, टेलर्स स्टेबिलिटी नंबर कर्व्स आर यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। टेलर्स का स्टेबिलिटी नंबर कर्व जो है
इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। एंगल ऑफ शियरिंग रेसिस्टेंस इन यूज्ड इन द चार्ट इज, चार्ट में जो शियरिंग रेसिस्टेंस इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है? तो इसी हमारा क्या होता है? मोबिलाइज्ड एंगल होता है। बात समझ गए? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्टर द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज रिड्यूस टू जीरो, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपका रिड्यूस होकर जीरो हो जाता है, सम कंप्रेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, कंप्रेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, कंप्रेशन ऑफ सॉइल जो है किस प्रोसेस से होता है? इफेक्टिव प्रेशर, लोड इंक्रीमेंट, प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, किस वजह से होता है? तो ये हमारा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन की वजह से। अगला सवाल क्या कहता है? द एरिया रेशियो फॉर द सॉइल सैंपल यूज्ड फॉर सॉइल एक्सप्लोरेशन इज, एरिया रेशियो क्या होगा? इसमें से आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो एरिया रेशियो का जो फॉर्मूला पहले वाला ऑप्शन है d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर, ठीक है। ये जो पहला वाला फॉर्मूला ये तो एरिया रेशियो का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। आपको एक बात बताते हैं, आज हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं और सारा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। जियोटेक में न्यूमेरिकल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये पेपर ही कैलकुलेटिव है, समझ गए। इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है नहीं, खाली न्यूमेरिकल्स है। थ्योरी आपका एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, वो सब थ्योरेटिकल पेपर है। उसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है, लेकिन इसमें मेनली न्यूमेरिकल ही रहता है। तो हम लोग सारा न्यूमेरिकल देखेंगे। और एक बात, आप जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जो है जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर कुछ चेंज रहता है या अपडेट रहता है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ टेलीग्राम लिंक वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, बहुत तरह का लिंक है, वो सारा चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। या फिर अदर वीडियो का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इसलिए इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और हम लोग जो है सबसे पहला थ्योरी का क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 8 क्वेश्चन रहता है लॉन्ग क्वेश्चन में, उसमें से कोई 4 हमको बनाना होता है, लेकिन हम 8 डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द फ्रिक्शन सर्किल मेथड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फाइनाइट स्लोप। आपको मालूम है स्लोप दो तरह का होता है। एक हमारा क्या होता है? फाइनाइट स्लोप होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट स्लोप होता है। बात समझ गए ना? तो आपको बस दोनों देख लेना है, फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। आपको इसमें से बताना है फाइनाइट स्लोप में हमारे पास एक मेथड होता है फ्रिक्शन सर्किल मेथड, ठीक है। तो फ्रिक्शन सर्किल मेथड के बारे में आपको समझाना है, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं फाइनाइट स्लोप का फ्रिक्शन सर्किल मेथड क्या होता है हमारा। फ्रिक्शन सर्किल मेथड हमारा बेसिकली क्या है? एक तरह का ग्राफिकल मेथड है या ग्राफिकल टेक्निक है, समझ गए। फ्रिक्शन सर्किल मेथड जो है हमारा एक तरह का ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल टेक्निक है। मतलब फोटो के सहारे हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दो मेथड होता है, एक न्यूमेरिकल मेथड, उसमें कैलकुलेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफिकल मेथड में फोटो के सहारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की न्यूमेरिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। और एक होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक ना, इसमें हम लोग फिगर के सहारे या डायग्राम बना करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो है फ्रिक्शन सर्किल मेथड हमारा क्या है? ग्राफिकल मेथड है। किसके लिए? एनालाइज स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जानना क्यों जरूरी है? जैसे कि मान के चलो, तुम देखेगा बड़ा बड़ा पहाड़ी इलाका, इस तरीके से पहाड़ है, ठीक है। तुम देखेगा अचानक से ये पूरा पहाड़ पड़ का मिट्टी जो है ना नीचे ससड़ जाता है। जैसे ये पहाड़ है और साइड से इधर रोड गया हुआ है, पहाड़ी इलाका सब में रोड देखते हो ना, ठीक है। तुम देखेगा पहाड़ पड़ का पूरा मिट्टी जो है अचानक से ससड़ के जमीन पे आ गया है, ठीक। तो हमको ये चीज कैलकुलेशन करना होता है कि ये जो मिट्टी ससरे नहीं, पूरा मिट्टी जो ससड़ के जमीन पे कहीं पे जाए नहीं, वो चीज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस स्लोप का स्टेबिलिटी देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है? स्लोप बन रहा है, ढलान बन रहा है, ठीक है। और ये स्लोप हमारा स्टेबल है कि नहीं, ये मिट्टी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वही चीज कैलकुलेट करते हैं किस? स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से। तो हमारा जो है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप अगर फाइनाइट वाला है तो उसके इसमें एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड, कौन सा? फ्रिक्शन सर्किल मेथड। बात समझ गए। पर्टिकुलरली फाइनाइट स्लोप ये हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होगा? फाइनाइट स्लोप के केस में ये हमारा इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन सर्किल मेथड। ये मेथड हमारा किस प्रिंसिपल पे आधारित है? लिमिटिंग इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल पे आधारित है, जो कि क्या कहता है? फेलियर ऑकर्स व्हेन द ड्राइविंग फोर्स अलोंग ए पोटेंशियल स्लिप सरफेस एक्सीड्स द रेसिस्टिंग फोर्स। ये हमारा किस प्रिंसिपल पे आधारित है? कि फेलियर तब होगा, फेलियर ऑकर्स व्हेन, फेलियर तब होगा जब ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, along with potential slip surface exceeds resisting force, रेसिस्टिंग फोर्स से ज्यादा हो जाए ड्राइविंग फोर्स, तब फेलियर होगा। बात समझ में आ रही है? दो तरह का फोर्स है, एक है रेसिस्टिंग फोर्स, एक है ड्राइविंग फोर्स। अगर ड्राइविंग फोर्स ज्यादा हो जाए किससे? रेसिस्टिंग फोर्स से, तो हमारा क्या होगा? फेलियर होगा। रेसिस्टिंग फोर्स क्या होता है? जो बचा के रखता है। देखिए आपको फिगर से समझाते हैं, ये हमारा फिगर है, ठीक ना।
हमारा जो मिट्टी ससर के गिरता है वो हमारा क्या है, फेलियर। ठीक है, जिसको हम लोग ड्राइविंग फोर्स कहते हैं। जब हमारा मिट्टी ससर के गिरता है, तो मिट्टी क्यों ससर के गिरा, क्योंकि वहां पे ड्राइविंग फोर्स है, कोई फोर्स है जो उसको खींच के ला रहा है। ठीक। और मिट्टी ससर नहीं रहा है, उसको कोई ना कोई पकड़ के रखे हुए, रोक के रखे हुए, उसको हम लोग रेसिस्टिंग फोर्स कहते हैं। तो अगर जो रोकने वाला क्षमता है उससे ज्यादा हो गया खींचने वाला क्षमता, तो वो क्या होगा, फिसल जाएगा मिट्टी, है कि नहीं। तो रेसिस्टिंग फोर्स से अगर ज्यादा हो जाएगा क्या, ड्राइविंग फोर्स, तो हमारा क्या होगा, फेलियर देखने को मिलेगा। यही प्रिंसिपल है किसका, फ्रिक्शन सर्किल मेथड का। तो आपको फ्रिक्शन सर्किल मेथड आप समझ में आ गया क्या है, नहीं है, ठीक ना। तो ये आपका फिगर हो गया फ्रिक्शन सर्किल मेथड का। इसमें से ये हमारा छोटा सा जो सर्किल बन रहा है इसको हम लोग फ्रिक्शन सर्किल कहते हैं, और ये वाला जो सर्किल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप सर्किल कहते हैं। एक्चुअली में देखिए क्या होता है, हमारे पास जो है इस तरह का ग्राउंड होता है, ठीक ना। ऊपर वाला जो ये ग्राउंड है, ठीक है, उसका कुछ अलग हाइट होता है, और ये नीचे का ग्राउंड हो गया, ये अलग हाइट का होता है, और यहीं पे आपका जो स्लोप होता है। ठीक। ये जो स्लिप सर्कल आप देख रहे हो, फ्रिक्शन सर्कल देख रहे हैं, ये सब हम लोग कैलकुलेशन के लिए मन में इमेजिन करते हैं, होता रियल लाइफ में नहीं है। समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स हमारा क्या कहता है कि द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन फ्रिक्शन सर्किल मेथड है। फ्रिक्शन सर्किल मेथड में जो हमारा मुख्य स्टेप है वो क्या क्या स्टेप रहेगा, देखिए। सबसे पहला स्टेप, ए पोटेंशियल स्लिप सर्कल इज ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द फेलियर सरफेस। एक पोटेंशियल स्लिप सरफेस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम लोग फेलियर सरफेस दिखा सके, कहाँ से मिट्टी गिरेगा और कितना मिट्टी कट के निकलेगा। ये रहा आपका स्लिप सर्कल, ठीक है। उसके बाद द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन स्लोप ज्योमेट्री। और ये जो सर्कल है इसका सेंटर और रेडियस, कोई भी सर्कल के लिए, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कोई भी सर्कल के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए होता है, क्या क्या, एक सेंटर चाहिए होता है, एक रेडियस चाहिए होता है। तो ये हम लोग स्लोप ज्योमेट्री से के आधार पे हम लोग निकाल लेंगे, ठीक ना। उसके बाद फोर्सेस एक्टिंग ऑन सॉइल एलिमेंट अलोंग द स्लिप सरफेस आर रिजॉल्व्ड इनटू नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम लोग नॉर्मल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स में बांट देते हैं, ये नॉर्मल कंपोनेंट या टेंजेंशियल कंपोनेंट में बांट देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन सर्किल को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग ये क्या करते हैं, फ्रिक्शन सर्किल बनाते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह का स्मॉल सर्किल होता है जिसका सेम सेंटर रहेगा स्लिप सर्कल का। जो स्लिप सर्कल का सेंटर है, जैसे ये जो सेंटर देख रहे हो ना, ये फ्रिक्शन सर्किल का भी सेंटर रहेगा, स्लिप सर्किल का भी सेंटर रहेगा, तो दोनों हम लोग का सेम रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल इज द प्रोडक्ट ऑफ रेडियस स्लिप सर्कल एंड टेंजेंट टू द, देखिए आपको जो एक चीज ध्यान में रखना है वो हमारा क्या है कि हमारा जो रेडियस होगा स्मॉलर सर्किल का, ये जो छोटा वाला स्लिप सर्कल देख रहे हो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किस चीज का, प्रोडक्ट ऑफ रेडियस ऑफ स्लिप सर्कल एंड टेंजेंट टू द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ से आगे देखते हैं। बाय कंपेयरिंग द फोर्सेज ऑन स्लिप सरफेस टू द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इज असेस्ड। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे किसका, फोर्स ऑन स्लिप सरफेस और फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस, ठीक है, ताकि हम लोग को स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप पता चल सके। ठीक, तो यही हमारा क्या, फ्रिक्शन सर्किल मेथड। ये मेथड हमारा वाइडली यूज होता है कहाँ पे, ये हमारा मेथड वाइडली यूज होता है अपने सिंप्लिसिटी की वजह से, क्योंकि एकदम सिंपल मेथड है, ठीक ना। इसमें स्मॉल सॉरी ये हमारा एक सर्कुलर स्लिप सरफेस को एज्यूम करता है, जो कि आपका क्या हो सकता है, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में देखने को मिलता है। जब मिट्टी तुम देखेगा कट के गिरता है तो इस तरीके से सर्कल वहां पे आधा बन जाता है, इसलिए हम लोग इस मेथड को प्रीफर करते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल अब आपका हो गया न्यूमेरिकल शुरू। ठीक है, न्यूमेरिकल शुरू हो गया, थोड़ा गौर से देखिएगा, हम सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे हमने न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से वीडियो का सीरीज बना रखा है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से सीरीज बना रखा है। आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पे मिल जाएगा, इसका अलग से प्लेलिस्ट होगा जियो टेक्निकल का, तो आप उसको देख के जाइए, बहुत हेल्प करेगा। उसमें थ्योरी भी बताया गया, क्विज क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसे पकड़ते हैं, सब चीज बताया गया, इसलिए वो सीरीज जरूर देखिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़िए। एक ग्रेनुलर सॉइल हैविंग सैचुरेटेड यूनिट वेट गामा सेट दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस 35 डिग्री, स्लोप हैज टू बी मेड इन द ग्रेनुलर सॉइल। ग्रेनुलर सॉइल में स्लोप बनाना, डिटरमाइन द सेफ एंगल ऑफ स्लोप कंसिस्टिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.3। ठीक है, आपको बताते हैं कि एग्जाम में हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि हमको पता ही नहीं चलता है क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन कैसे पकड़िएगा। जैसे ही आपको क्वेश्चन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आप समझ जाइएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से क्वेश्चन आया है।
ठीक ना। अगर कोई भी एग्जाम में सॉइल का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, सॉइल का क्वेश्चन पेपर है, कैसे मालूम चलता है? क्योंकि वहां पे हमारा सॉइल दे देता है, लिखा हुआ रहता है, तो हम समझ जाते हैं सॉइल का क्वेश्चन पेपर है। और उसमें अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी शब्द आ गया तो समझिएगा क्वेश्चन कहाँ से, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप से। अब देखिए कि यहाँ पे आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ना सीखिए। जैसे इसमें क्या करा है, ग्रेनुलर सॉइल। ग्रेनुलर सॉइल करने का मतलब हमारे पास क्या है, ग्रेनुलर सॉइल कहने का मतलब, ग्रेनुलर सॉइल कहते हैं किसको, सैंड को कहते हैं, और सैंड को कहते हैं ग्रेनुलर सॉइल। इसका मतलब सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सी होता है कोहेशन, ठीक ना, सैंड जैसे कहेगा, सी का वैल्यू जीरो। जिसमें कि आपका सैचुरेटेड यूनिट वेट 19 दिया हुआ है। सैचुरेटेड यूनिट वेट करने का मतलब क्या हो गया, गामा सेट 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई दिया हुआ है 35 डिग्री। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो 1.3 दिया हुआ है। आपको अब यहाँ से दो चीज निकालना है। क्या निकालना है, पहला आपको निकालना है क्या, स्लोप सॉइल इन ड्राई विदाउट सीपेज। ठीक ना, आपका स्लोप निकालना है सॉइल का ड्राई कंडीशन में। कंडीशन याद रखिएगा, तीन कंडीशन होता है ड्राई, ठीक है, ड्राई, कौन कौन सा तीन कंडीशन होगा इसमें, जो भी न्यूमेरिकल पूछता है वो तीन कंडीशन से पूछता है, ड्राई, सबमर्ज्ड और सीपेज। बात समझ में आ रही है? तीन कंडीशन पे सवाल पूछेगा। तो पहला सवाल है ड्राई का, दूसरा सवाल है किसका, सीपेज का, सबमर्ज्ड का सवाल नहीं है। पहला क्वेश्चन हो गया ड्राई से, दूसरा हो गया किससे, सीपेज से। ठीक है, तो हम लोग ड्राई के केस में जो फॉर्मूला लगाते हैं, ड्राई के केस में जो फॉर्मूला लगाते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, वो क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर 10 फाइव बाय 10 बीटा, 10 फाइव बाय 10 बीटा। ठीक है, आपको सॉइल स्लोप निकालना है। सॉइल स्लोप को हम लोग बीटा से दिखाते हैं। ये जो शब्द लिखा हुआ है ना सॉइल स्लोप, इसको हम लोग जनरली बीटा से दिखाते हैं। किसी किसी जगह पे आई से भी दिखाया गया है, किसी किसी बुक में आई से भी दिखाया गया होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या हो जाएगा, 10 फाइव बाय 10 बीटा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू हमको 1.3 दिया हुआ है। 10 फाइव का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, फाइव है हमारा 35 डिग्री, बाय 10 बीटा हो जाएगा। तो जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 बीटा को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। 10 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1.3 बाय 10, 35 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बीटा बराबर 10 इनवर्स करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक ना, लेकिन हम जो है यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं। कैलकुलेटर में डालिएगा, 10 इनवर्स करके निकाल दीजिएगा। ये सब तो बेसिक चीज़ है। तो ये हमारा आता है 28.307। आप मिला लीजिएगा, आपका कुछ और आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमको, क्योंकि हमसे जोड़ घटाव अक्सर गलत हो जाता है। बात समझ गए? चलिए, ये हमारा पहला न्यूमेरिकल बन गया। दूसरा अब हमारा क्या कहता है, सबमर्ज्ड। दूसरा क्वेश्चन हमारा, सॉरी, दूसरा हमारा जो है सीपेज का क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा वाला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो किस चीज का है, सीपेज का है। तो सीपेज वाला में हमारा क्या होता है, सीपेज वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, देखिए बताते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर गामा डैश। गामा डैश को हम लोग क्या कहते हैं, गामा सबमर्ज्ड भी कहते हैं। गामा डैश को क्या कहते हैं, गामा सबमर्ज्ड भी कहते हैं, बटे, जब सबमर्ज्ड का बात करता है तो नीचे गामा सेट से डिवाइड भी किया जाता है। बात समझ गए? आपको क्या निकालना है, बीटा निकालना है, यानी कि आपको जो है 10 बीटा निकालना होता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 10 बीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बीटा उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा गामा डैश 10 फाइव बाय गामा सेट इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, गामा डैश का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास जो है गामा डैश का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो गामा डैश हम लोग कैसे निकालते हैं, गामा डैश बराबर होता है गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। आप पढ़े होंगे सॉइल के पहला चैप्टर में, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। गामा सेट का वैल्यू हमको क्वेश्चन में 19 दिया हुआ है। अगर गामा डब्ल्यू का वैल्यू नहीं देता है तो हम लोग जनरली 9.81 लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 माइनस, ये हो जाएगा कितना, 19 माइनस
9.81 इंटू 10, 5 का वैल्यू है 35, 10 35, ठीक है। और नीचे हमारा गामा सेट है 19, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको कितना दिया हुआ है 1.3, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो मेरा जो बीटा निकल के आता है, देख लीजिएगा अपना अपना कैलकुलेशन। तो मेरा बीटा कितना आता है 14.60 आता है। आप अपना मिला के देख लीजिएगा आपका कितना आता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, और टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन भी बताइएगा, ठीक है ना। पहले कंसोलिडेशन क्या है वो बताइए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन क्या है वो बताइए। देखिए, जब हमारा, हम आपको पहले समझाते हैं बेसिक बात, ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल, ठीक ना। यहाँ पे हमारा जो सॉइल होता है, जैसे कि हमारा ग्राउंड लेवल छोड़ो, अच्छा हमारा जो सॉइल होता है, तुम देखेगा ना मिट्टी हमारा दबता है, ठीक है। मिट्टी हमारा क्या होता है, दबता है। मिट्टी हमारा जो है, जैसे कि अगर मिट्टी का पहले कुछ और वॉल्यूम था, वॉल्यूम चेंज होता है, तो वो किसके वजह से होता है, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से होता है। कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि हमारा मिट्टी जो है दब सकता है, ठीक है। अब ये दबता क्यों है, सवाल ये होता है कि हमारा मिट्टी का वॉल्यूम जो है, जैसे कि मान के चलो ये हमारा मिट्टी का ढेर लगा हुआ है, ठीक है। अब कुछ देर के बाद तुम देखेगा कि मिट्टी का ढेर जो है थोड़ा नीचे हो गया, दब के कम हो गया, इसका हाइट जो है कम हो गया या वॉल्यूम कम हो गया। क्यों कम हुआ, कंप्रेसिबिलिटी की वजह से। कंप्रेसिबिलिटी कहाँ से आता है, कंपैक्शन से आता है। दूसरा कहाँ से आता है, कंसोलिडेशन से आता है। ये जो कंप्रेसिबिलिटी आता है, कंपैक्शन और कंसोलिडेशन से आता है। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये कंपैक्शन क्या है। जैसे आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एयर बाहर निकालते हैं, ठीक है। जब हम लोग का मिट्टी के बीच में जो भी एयर फंसा हुआ है, अगर वो एयर बाहर निकल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपैक्शन कहते हैं, तो उससे कंप्रेसिबिलिटी होता है। दूसरा कंसोलिडेशन क्या है, जब हम लोग पोर वाटर बाहर निकालते हैं। जो हमारा सॉइल का पार्टिकल है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत पानी फंसा हुआ होता है, समझ गया। अगर मिट्टी हल्का भी गीला है, मतलब क्या, सॉइल पार्टिकल्स के बीच पानी फंसा हुआ है, और अगर उस पानी को हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो हो गया कंसोलिडेशन। बात समझ में आ रही है। तो कंसोलिडेशन तो आप समझ गए क्या होता है, ठीक। कंसोलिडेशन हमारा कितना टाइप का होता है, कंसोलिडेशन दो टाइप का होता है। एक प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा हमारा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। बात समझ गए। एक हमारा होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन, दूसरा होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक। तो कंसोलिडेशन हमारा क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जैसे कंपैक्शन तुम करोगे, वो भारी भरकम सामान डालोगे, कंपैक्शन करोगे, तो हवा बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन ये पानी निकलने में कई साल लग जाता है। बात समझ में आ रही है, इसको निकलने में टाइम लगता है, ठीक ना। तो जो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है फिर भी एक निश्चित समय में हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है इसके लिए अनिश्चित साल लगता है, मतलब फिक्स नहीं कि कब तक निकलेगा पानी पूरा। बात समझ में आ रही है। तो कंसोलिडेशन में हमारा क्या होता है, पोर वाटर बाहर निकलता है। ये पोर वाटर क्या होता है सर, सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि सॉइल का जो भी टुकड़ा है या उसके बीच में जो पानी फंसा रहता है उसको हम लोग पोर वाटर कहते हैं। तो पोर वाटर जब बाहर निकलता है तो हमारा क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। चलिए आगे यहाँ से देखते हैं, कंसोलिडेशन रेफर्स टू, देखिए क्या कहता है, कंसोलिडेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सॉइल डिक्रीज इन वॉल्यूम। अगर सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। इट ऑकर्स व्हेन वाटर इज एक्सपेल्ड। वाटर एक्सपेल्ड मतलब बाहर निकालेगा, जैसे आपको कहता है ना कि एग्जाम से एक्सपेल्ड कर गया, मतलब एग्जाम से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसी तरीके से वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम पोर्स। पोर्स कहने का मतलब, जैसे कि ये मान के चलो सॉइल पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो भी खाली जगह वहां पे जो क्या है, पानी फंसा हुआ, उसको हम लोग पोर्स कहते हैं। सॉरी, इस सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसको पोर्स कहते हैं। और वो खाली जगह से अगर क्या बाहर निकल के आता है, वाटर बाहर निकल के आता है, ठीक है। किसकी वजह से वाटर बाहर निकल के आता है, प्रेशर और लोड। जब हम लोग मिट्टी के ऊपर कोई प्रेशर या लोड लगाएंगे तो ये पानी हमारा धीरे धीरे बाहर निकल के आता है, उसी चीज को कंसोलिडेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया। द प्रोसेस रिजल्ट्स इन ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन और सेटलमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। हमारा जो है सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन मतलब धीरे धीरे उसका शेप बदलता है,
बात समझ में आ रही है? ग्रेजुअल डिफॉर्मेशन करने का मतलब हो गया धीरे धीरे उसका शेप बदलता है, और सॉइल हमारा क्या देखने को मिलता है? सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक ना? कंसोलिडेशन इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन क्लेई सॉइल। कंसोलिडेशन जो है पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है किसके लिए? क्लेई सॉइल में कंसोलिडेशन ज्यादा होता है। और अगर सैंडी सॉइल रहा, जैसे देखो सॉइल को हम लोग मिनरली इस यहाँ पे दो तरह बांटते हैं, सैंडी में सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, और अगर क्ले सॉइल रहा तो इसमें कंसोलिडेशन ज्यादा देखने को मिलता है। बात समझ गए? तो ये चीज आप याद रखिएगा, बेसिक बात है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग इसका क्या देखेंगे? अगला सवाल हमको क्या कहा, इसका टाइप बताने के लिए, ठीक ना? तो इसका मेनली हमारे पास दो टाइप होता है। पहला हमारा क्या है? प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक है। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंसोलिडेशन होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन देखते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन होता क्या चीज है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन तब ऑकर करता है जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज डिसिपेटेड फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू एन एक्सटर्नल लोड। जब एक्सेस पोर वाटर प्रेशर तो आपको हम समझा दिए, ठीक ना? जब ये पोर वाटर प्रेशर आपका डिसिपेट फ्रॉम द सॉइल, मतलब सॉइल से बाहर निकल के आता है, तब प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। जैसे ही वाटर स्केप करता है, मतलब बाहर निकलता है, सॉइल पार्टिकल्स अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज मतलब आपस में इधर उधर एडजस्ट करता है। जैसे कि देखिएगा, आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, जब ट्रेन में भीड़ खत्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं? आपस में अपना अपना सीट जो है लेना शुरू कर देते हैं। तो वो आपका क्या हो गया? रीअरेंज हो रहा है। पहले आप खड़ा थे ट्रेन में, अब जो है आपको सीट मिल रहा है। जनरल डब्बा की बात कर रहे हैं भाई, ठीक ना? तो आपको सीट मिल रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हैं? रीअरेंज करें। उसी तरीके से जब हमारा क्या होगा? मिट्टी के अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, तो सॉइल पार्टिकल्स क्या करता है? अपने आप को रीअरेंज करता है। ये कहाँ होता है? प्राइमरी कंसोलिडेशन में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो उसके बाद हमारा क्या कहता है? कॉजिंग सेटलमेंट, जिसके वजह से उसमें सेटलमेंट देखने को मिलता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन डिपेंड्स ऑन परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। प्राइमरी कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करेगा? सॉइल के परमेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ लोड पे डिपेंड करता है। अगला आता है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ठीक ना? सेकेंडरी कंसोलिडेशन हमारा क्या होता है? देखिए आपको बताते हैं। सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है आफ्टर डिसिपेशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, जब ये हमारा पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल जाता है, ठीक ना? जब हमारा जो है सॉइल से पोर वाटर प्रेशर बाहर निकल गया, तब भी सॉइल में कुछ डिफॉर्मेशन, मतलब उसका शेप साइज में चेंज देखने को मिलता है। अब ये शेप साइज किसकी वजह से होता है? तो प्लास्टिक एडजस्टमेंट की वजह से। याद रखिएगा, जब भी सेकेंडरी कंसोलिडेशन कहेगा तो एक शब्द आएगा प्लास्टिक एडजस्टमेंट, ठीक ना? जब भी क्या कहेगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन, तो एक शब्द आएगा प्लास्टिक एडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक ना? तो हमारा जो है, अगर ये क्या होता है? प्लास्टिक एडजस्टमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की वजह से सेकेंडरी कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। दिस फेज इज मच स्लोअर देन प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन, जैसे देखिए सबसे आसान क्या है? कंपैक्शन। कंपैक्शन आप एक दिन में कर सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, मतलब ये फिक्स नहीं है, लेकिन एक निश्चित समय में कंसोलिडेशन हो जाता है। कौन सा? प्राइमरी, ठीक है। ये निश्चित नहीं है, लेकिन एक समय में प्राइमरी कंसोलिडेशन हो जाता है। और जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन है, इसके लिए अनिश्चित साल लगता है, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम लगता है, इसका कोई फाइनाइट टाइम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन जो है प्राइमरी कंसोलिडेशन से काफी स्लो होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। ऑफन कॉज्ड बाय क्रीप और इंटरनल चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर। क्रीप और इंटरनल चेंज करने का मतलब धीरे धीरे हो रहा है, एकदम आराम से हो रहा है। क्रीप मतलब क्या होता है? रेंगना। धीरे धीरे आराम से हो रहा है, कितना साल लगेगा इसका कोई पता नहीं सेकेंडरी कंसोलिडेशन में। ऐसे प्राइमरी का भी टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित समय है कि वो जनरली हो जाता है। दूसरा हमारा क्या कहता है? व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ तेरजागी कंसोलिडेशन थ्योरी, डिराइव द तेरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन। देखिए आपको एक बात बताते हैं, इसका जो है डिराइवेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसमें पूरा जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी समझाएंगे लास्ट मोमेंट में, आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। इसका हमने पूरा डिराइवेशन टेलीग्राम पे डाल रखा है, डाल दिए, डालेंगे नहीं, डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहां से जाके प्रूफ देख लीजिए अगर इंटरेस्टेड है तो। अगर इंटरेस्टेड नहीं है कि प्रूफ आएगा, छोड़ देंगे सर, क्योंकि समझ में नहीं आता डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पे डिराइव नहीं करेंगे, ये हम पहले आपको बता दिए। समझ गए? ऐसे भी डिराइव कीजिएगा, टाइम बहुत लग जाएगा, एक एक चीज बताने में बहुत कुछ टाइम लग जाता है। एजम्पशंस ऑफ तेरजागीज कंसोलिडेशन थ्योरी। कंसोलिडेशन थ्योरी में एजम्पशन क्या है? मतलब जब हम इसका फॉर्मूला दे रहे थे, इसका थ्योरी बता रहे थे, तो हम क्या क्या चीज मान के चले थे? एजम्पशन मतलब क्या 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 चीज हम मान के चले थे? तो सबसे पहले तो हम मान के चले थे सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड रहेगा। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब मिट्टी गीला रहेगा, समझ गए?
ठीक है। ड्राई सॉइल कहेगा तो ड्राई मतलब क्या, मिट्टी सूखा रहेगा। सैचुरेटेड सॉइल कहता है तो मिट्टी क्या हो गया, गीला हो गया। ठीक है। एक और कंडीशन कहता है सबमर्ज्ड। ठीक ना, सबमर्ज जब कहेगा तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। गीला होना वो अलग चीज है, गीला होना मतलब अब वो पानी में डूबा हुआ नहीं है तो उसको हम लोग सैचुरेटेड कहते हैं, और सबमर्ज मतलब वो फुल्ली पानी में डूबा हुआ है, ड्राई मतलब मिट्टी सूखा है। ठीक, तो हम लोग क्या मान के चले थे, सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है। फुल्ली सैचुरेटेड मतलब पूरा गीला है, पानी में डूबा हुआ नहीं लेकिन पूरा गीला है। ठीक है। और उस वो हमारा क्या, होमोजेनस है। होमोजेनस मतलब सब जगह जो है प्रॉपर्टी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि सॉइल का कुछ पार्टिकल्स में प्रॉपर्टी अलग है, कुछ पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी अलग है, वैसा कुछ नहीं होगा। समझ गए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या, हम मान के चले थे सॉइल पार्टिकल्स एंड पोर वाटर आर इनकम्प्रेसिबल। सॉइल पार्टिकल्स और पोर वाटर इनकम्प्रेसिबल है, मतलब वो दबेगा नहीं। ठीक है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तीसरा चीज हम क्या मान के चले थे, कंसोलिडेशन ऑकर इन ओनली वन डायरेक्शन। कंसोलिडेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर, नीचे ही पानी निकलेगा, साइड से पानी नहीं निकल रहा है। जैसे कि मान के चलो ये हमारा जमीन है, ठीक ना, जिसको तुम ग्राउंड लेवल कहता है, इसके नीचे हमारा जो है मिट्टी है। ठीक है, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, पानी या तो ऊपर निकल रहा है या तो नीचे निकल रहा है, साइड में पानी नहीं निकल रहा है। ठीक ना, इसी के लिए कहा क्या क्या कहा गया, कंसोलिडेशन ऑकर्स इन ओनली वन डायरेक्शन। कंसोलिडेशन सिर्फ एक डायरेक्शन में निकल के आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये है आपका वर्टिकल डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है, हॉरिजॉन्टल में कंसोलिडेशन नहीं निकलेगा। इसको अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, कन्फाइनमेंट ये सब का होगा, कन्फाइंड ओनली इन वन डायरेक्शन, इस तरह से कुछ लिखा होगा, आप देख लीजिएगा। चौथा एजम्पशन क्या था, फ्लो ऑफ वाटर ड्यूरिंग कंसोलिडेशन इज गवर्न्ड बाय डार्सी लॉ। डार्सी का लॉ यहाँ पे वैलिड रहेगा। परमेबिलिटी वाला चैप्टर में आप डार्सी लॉ पढ़े होंगे, क्या होता है पता चल जाएगा। ठीक ना, उसके बाद क्या कहा गया था, पांचवा, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन प्रोसेस। जिस समय आपका कंसोलिडेशन हो रहा था तो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है आपका कांस्टेंट रहेगा, ये भी कहा गया था। ऐसा हम लोग मान के चले थे, कौन माने थे, त्यागी साहब। उसके बाद क्या कहा गया, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज कांस्टेंट ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के समय पे हमारा जो है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा। क्या क्या कांस्टेंट रहेगा देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, ये सब कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी भी कांस्टेंट रहता है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप मान के चलिए। पोर वाटर प्रेशर जो है इनिशियली यूनिफॉर्म रहेगा थ्रू द सॉइल मास। ठीक ना, तो इतना चीज हमारा क्या था, एजम्पशन था। एक आध दो एजम्पशन और मिल सकता है बाकी बुक सब में, आप देख लीजिएगा, लेकिन जनरली इतना ही एजम्पशन है। समझ गए। चलिए अब यहाँ से आपको क्या है, तेरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन, ये दिखता कैसा है देखिए, तो ये आपका है तेरजागी वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन इक्वेशन, जहाँ पे यू आपका क्या बताता है, पोर वाटर प्रेशर बताता है, जेड आपका हाइट बताता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब चीज आप देख लीजिएगा, डेल यू बाई डेल टी बराबर सी भी डेल यू डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक ना, सी भी हमारा क्या कोएफिशिएंट है। ठीक, तो ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सैंपल डिस्टरबेंस, हाउ आर दे टेकन केयर इन सैंपल्स फॉर अनडिस्टर्ब्ड सैंपलिंग। देखिए सैंपल डिस्टरबेंस क्या होता है, जैसे कि मान के चलो ये हमारा जमीन है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल कहते हैं। ग्राउंड लेवल के नीचे हमारा जो मिट्टी है, ठीक ना, जब तुम हम लोग क्या करते हैं, कोई भी सॉइल का प्रॉपर्टीज जानने के लिए कि सॉइल में हमारा कितना क्षमता है, कितना नाजुक है, नहीं है, वो सारा चीज जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। सॉइल के बारे में अगर कुछ जानना है तो क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक, जैसे ही सॉइल में हमारा क्या होगा कि अगर हम लोग इस पे कोई भी तरह का फोर्स लगाएंगे, ठीक ना, ये सॉइल पे हम लोग कोई भी तरह का फोर्स लगाएंगे, जैसे हम लोग सॉइल को कैसे निकालेंगे, मिट्टी खोद के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई कोई ना कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, जिसके सारे हम लोग यहाँ से मिट्टी खोद के निकालेंगे। तो जैसे ही सॉइल पे फोर्स लगता है तो सॉइल का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉइल का प्रॉपर्टी हमारा जो है चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही है, जैसे ही सॉइल पे फोर्स लगेगा सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ठीक, तो जब हमारा सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज हो गया, हमको जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नापना था वो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बदल चुका है। और ये प्रॉपर्टी बदला कैसे, फोर्स लगाने की वजह से, या फिर इस पे धूप पड़ेगा, मिट्टी सूख जाएगा, तो फिर इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो अगर किसी भी तरह की वजह से हमको जो सॉइल का ओरिजिनल प्रॉपर्टी मिलना था तो वो नहीं मिलेगा। क्यों सर, इस पे जैसे हम फोर्स लगाएंगे इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। तो अब जब इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया, जब हमको एग्जैक्ट टेस्टिंग के लिए प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टर्ब्ड सॉइल। इसको क्या कहते हैं, डिस्टर्ब सॉइल। क्यों सर डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी चेंज हो चुका है। बात समझ में आ रही है, ये जो सॉइल है डिस्टर्ब सॉइल क्यों कहता है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। अब ये सॉइल डिस्टर्ब क्यों हुआ, इस पे फोर्स लगा है या कोई तरह का एक्टिविटी हुआ है, इसलिए ये डिस्टर्ब सॉइल है। ठीक, तो वही आपको पूछ रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सैंपल डिस्टर्बेंस। सैंपल हमारा क्यों क्यों डिस्टर्बेंस होता है, जैसे एक कॉज आपका हम क्या बताए, फोर्स बताए, इसी तरह से बाकी कारण भी बताना है कि सैंपल डिस्टर्ब क्यों हो रहा है।
बात समझ में आ रही है? तो हम लोग चलिए आइए देखते हैं। उसके बाद आपको बताना है कि हम चाहे तो इसको कैसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? कैसे हम लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारा सॉइल डिस्टर्ब नहीं हो, उसका कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो। तो सबसे पहला हमारा किससे सॉइल डिस्टर्ब होता है? वाइब्रेशन ड्यूरिंग सैंपलिंग और ट्रांसपोर्टेशन। जब आप मिट्टी को ट्रांसपोर्ट मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, या फिर जब आप मिट्टी खोदते समय वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेशन मतलब थरथराना, तो हमारा जाके क्या होता है? सॉइल डिस्टर्ब होता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज होता है। किससे वजह से? एक वाइब्रेशन, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। दूसरा हमारा क्या? एक्सेसिव पेनिट्रेशन रेसिस्टेंस। अगर आप बहुत ज्यादा मिट्टी खोद दीजिएगा जरूरत से ज्यादा, ठीक है, तो वो उसके वजह से भी हमारा जो है क्या होता है? इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। ठीक है, सैंपल हो गया डिस्टर्ब। उसके बाद इम्प्रॉपर हैंडलिंग। मिट्टी निकालने के बाद उसको हम लोग उठा करके क्या किए? जैसे यहाँ से हम लोग जो है यहाँ गड्ढा किए, यहाँ से मिट्टी निकाले, मिट्टी निकालने के बाद ले जा करके यहाँ पे पटक दिए, जहाँ पे हम लोग मिट्टी जमा कर रहे हैं वहां पे पटक दिए। ठीक है। या फिर हम लोग जो है मिट्टी छिड़ियाते हुए लेके गए। बात समझ में आ रही? तो इस तरह का अगर हाथ काम कीजिएगा तो वो क्या है? इम्प्रॉपर हैंडलिंग कहलाता है। ठीक ना? तो वो हमारा क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर हैंडलिंग। तो इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से भी आपका क्या होता है? आपका जो है सॉइल डिस्टर्ब होता है। देखिए यहाँ पे क्या करा है? इम्प्रॉपर हैंडलिंग ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब गड्ढा से हम लोग मिट्टी खोद के जब निकालते हैं तब। ठीक है। दूसरा, हम लोग जब मिट्टी को बोरा में भरते हैं, क्योंकि आप मिट्टी हाथ में तो लेके नहीं आइएगा, सॉइल सॉइल को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोरा का प्रयोग करते हैं। बोरा भर भर के हम लोग को मिट्टी लाना होता है लैब में। बात समझ में आ रही है? तो जब बोरा में मिट्टी भर रहे हैं तो वहां पे भी इम्प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से सॉइल डिस्टर्ब हो गया, या फिर जब हम लोग उठा करके ले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, ठीक है, तो वहां पे भी आपका क्या होता है? मिट्टी डिस्टर्ब हो जाता है। आगे हमारा क्या कहता है? चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कंटेंट जब बदलता है तब भी हमारा सॉइल डिस्टर्ब होता है। मॉइस्चर कंटेंट कहने का मतलब, जैसे कि अगर तुम देखोगे जमीन के अंदर जनरली हमारा मिट्टी क्या होता है? वेट होता है, मतलब गीला होता है। जमीन के अंदर का जो मिट्टी होता है जनरली हमारा क्या होता है? गीला होता है। लेकिन जैसे तुम उसको निकाल करके थोड़ा देर भी धूप में छोड़ दिए, जैसे हम लोग मिट्टी खोद के निकाले और नीचे जो है धूप में ले जाके रख दिए, तो मिट्टी का हमारा क्या होगा? वेट से अब वो ड्राई हो जाता है। पहले मिट्टी गीला था, अब हो गया ड्राई। ठीक है। तो जैसे ही मिट्टी हमारा ड्राई होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि सॉइल में हमारा कितना मॉइस्चर है, कितना भीगा हुआ था? बात समझ में आ रही है? सॉइल में जो सबसे पहला टेस्ट किया जाता है किसी भी मिट्टी का, पूरा सॉइल में तुम देखोगे मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट बात करता है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट क्यों खराब होता है? जब हम लोग मिट्टी को क्या करते हैं? अंदर से निकाल करके जमीन पर रख देते हैं, सूख जाता है, मिट्टी हो गया खत्म। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या। तो ये हमारा क्या हो गया? कुछ कारण हो गया जिससे हमारा क्या होता है? सॉइल का सैंपल डिस्टर्ब होता है। ठीक ना? हमको अब क्या भी देखना है कि हम लोग इस चीज से कैसे बच सकते हैं। अच्छा, एक और बात बता देते हैं, आपका सैंपल डिस्टर्ब होने का एक और कारण होता है एक्सेसिव सैंपल डिफॉर्मेशन। ठीक है। जिस समय हम लोग क्या करते हैं? सैंपल को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देते हैं या एक्सपेंड करते हैं एक्सट्रैक्शन के समय। जिस समय हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं जमीन के अंदर से, उस समय अगर हम लोग सैंपल को बहुत ज्यादा कंप्रेस या एक्सपेंड करते हैं, तो उसमें हमारा जो है सॉइल स्ट्रक्चर पे बहुत असर पड़ता है। ठीक है। तो उसको वो भी हमारा कारण है किस चीज का? सैंपल डिस्टर्बेंस का। अगला हमारा क्या है कि इस चीज को, सैंपल डिस्टरबेंस को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? मेजर्स टू रिड्यूस सैंपल डिस्टरबेंस फॉर अनडिस्टर्ब सैंपलिंग। ताकि हमको जो है, जो हमको प्रॉपर्टी चाहिए वही प्रॉपर्टी मिल सके। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? रोकथाम का क्या तरीका है? तो सबसे पहला तरीका है यूज ऑफ प्रॉपर सैंपलिंग इक्विपमेंट। ठीक है। प्रॉपर सैंपलिंग इक्विपमेंट का आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक ना? सबसे पहला आप क्या कीजिए? जो प्रॉपर सैंपलिंग इक्विपमेंट कहा गया, जिस टेस्ट के लिए जो काम कहा गया वही आप इस्तेमाल कीजिए, दूसरा इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। ठीक है। थिन वॉल ट्यूब या फिर सेल्वी ट्यूब्स का ऑफन इस्तेमाल किया जाता है मिनिमाइज डिस्टरबेंस ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन। आगे हमारा क्या है? स्लो एंड कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन। स्लो और कंट्रोल्ड पेनिट्रेशन कीजिएगा। मिनिमाइज द रेट ऑफ पेनिट्रेशन, मतलब धीरे धीरे उसको खोद के निकालना है। बात समझ में आ रही है? जोर से फोर्स नहीं लगाइएगा। ठीक ना? जिस समय हम लोग खोद के निकाल रहे हैं, धीरे धीरे मिट्टी फोर्स लगाएगा, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, सैंपल कम डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब तो वैसे भी होता है। 100% अनडिस्टर्ब सैंपल हम लोग कभी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ठोकर लगेगा, डिस्टर्ब हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हमारा क्या कहता है? सीलिंग द सैंपल। सैंपल्स को सील जरूर कीजिएगा, ताकि हमारा क्या होगा? उससे मॉइस्चर लॉस नहीं हो। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सैंपल निकालते हैं उसको अगर थोड़ा देर भी धूप में रख दीजिएगा या अलग इन्वायरमेंट में रखिएगा, तो उससे क्या होगा? उसमें जो भी मॉइस्चर है, अब मिट्टी गीला से सूखा हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है? जैसे ही मिट्टी निकालेंगे उसको तुरंत पैक कर देना, ताकि उसका मॉइस्चर कंटेंट लॉस नहीं हो। ठीक ना? उसके बाद हमारा क्या है? मिनिमाइजिंग वाइब्रेशंस। ठीक, हम लोग जो है क्या करेंगे? वाइब्रेशन को मिनिमाइज करेंगे।
ठीक ना। हम लोग जब भी सैंपल निकालने जाएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे वाइब्रेशन कम से कम हो। वाइब्रेशन मतलब समझते हैं मिट्टी थरथराना। चलिए आगे हमारा क्या कहता है, केयरफुल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का काम हम लोग जो है सही से करेंगे, मतलब मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, आराम आराम से ले जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ये क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे स्टोर करेंगे, जहाँ पे मिट्टी जमा करके रखेंगे, वो भी अच्छे से करेंगे। आगे क्या कहता है, ए डायरेक्ट शियर टेस्ट इज रन ऑन मीडियम सैंड अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ 50 किलो पास्कल। ठीक है, देखिए डायरेक्ट शियर टेस्ट कर रहा है, तो डायरेक्ट शियर टेस्ट जनरली हम लोग सैंड पे ही करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो जो डाटा दिया हुआ है ना उसको आप लिखते जाइए, ताकि आपको क्वेश्चन में आइडिया लग जाता है कि क्या कर रहा है। तो जैसे आपको जो है सॉइल के क्वेश्चन में आपको सबसे पहला चीज आइडेंटिफाई करना है कौन सा सॉइल है, तो यहाँ पे सैंड का रहा है। ठीक है, सेंड कर रहा है, सेंड कर रहा है मतलब सी का वैल्यू 0, ये भी चीज आप तुरंत लिख दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड लिखते हैं मतलब सी का वैल्यू 0 कर दीजिए। अब आपका नॉर्मल स्ट्रेस दिया हुआ है 50 किलो पास्कल। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 50 केपीए किलो पास्कल। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एट फेलियर इज मेजर्ड एज 30 किलो पास्कल। तो शियर स्ट्रेस को टॉ से दिखाते हैं, ये कितना हो जाएगा 30 किलो पास्कल। एट फेलियर का बात कर रहा है, एट फेलियर का बात कर रहा है, तो यहाँ पे आप स्मॉल एफ लगा सकते हैं, या नहीं भी लगाइए, अपना मन है, लेकिन आप लगा दीजिएगा तो ये क्लियर हो जाएगा शियर स्ट्रेस फेलियर का है। आपको क्या करना है, ड्रॉ मोहर सर्कल। आपको जो है इस क्वेश्चन के लिए मोहर सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, मोहर सर्कल एट फेलियर, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये जो प्रिंसिपल स्ट्रेस कर रहा है, प्रिंसिपल स्ट्रेस कहने का मतलब सिग्मा 1 को मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं, और सिग्मा 3 को क्या कहते हैं, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। बात समझ में आ रही है, तो सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू आपको निकालने का रहा है। ठीक, ड्रॉ द मोहर सर्कल। ड्रॉ द मोहर सर्कल कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। जैसे कोई भी सर्कल है, उसका अगर सेंटर और रेडियस आप निकाल दिए तो क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब वो सर्किल बनाना आसान है। जैसे मान के चलो हमको कोई सर्कल बनाना है, अगर इसका सेंटर मालूम चल जाए और इसका रेडियस मालूम चल जाए, तो हम ये क्या कर रहे हैं, सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मोहर सर्कल ड्रॉ करने का है, तो अगर आप सेंटर और रेडियस भी निकाल के छोड़ दीजिएगा तो सर समझ जाएंगे कि आपको जो है क्वेश्चन आता है। और अगर मोहर सर्कल का फिगर जो इस तरीके से बनेगा वो आप बना दीजिएगा, तो अब भी आपका क्वेश्चन क्या 100% सही है। और एक बात बताते हैं, जैसे ही आपको क्वेश्चन में सैंड का आता है, ठीक है, सैंड का रहा है मतलब मोहर सर्कल का ये जो, जैसे ही आपका क्या कहेगा, सैंड कहेगा, तो मोहर सर्किल का जो ये फेलियर इन्वेलप होता है, ये स्ट्रेट लाइन जो बनता है, वो आपका कहाँ से गुजरेगा, ओरिजिन से गुजरेगा। बात समझ में आ रही है, एक चीज याद रखिएगा, जैसे ही आपको क्या कहेगा, सैंड कहेगा, ठीक है, तो आपका फेलियर इन्वेलप यहाँ ओरिजिन से गुजरता है। समझ गए, ये हमारा क्या है, फेलियर इन्वेलप है। ठीक ना। उसके बाद एक और बात बताते हैं, इसमें से आपको अगर शियर स्ट्रेंथ कहेगा तो ये आपका शियर स्ट्रेंथ हो जाएगा। यही लाइन आपका क्या बताएगा, शियर स्ट्रेंथ बताएगा। ठीक है, ये वाला जो आपका सर्कल है, ये आपका क्या बताता है, शियर स्ट्रेस बताता है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आप समझ जाइए। स्ट्रेस हो गया आपको तोड़ने वाला ताकत, ठीक है, और स्ट्रेंथ हो गया आपको बचाने वाला ताकत। जैसे कि मान के चलो तुमको कोई एक थप्पड़ मार रहा है, वो क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस लगाया, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अगर कोई तुमको एक थप्पड़ मारा तो वो तुम्हारे ऊपर क्या किया, स्ट्रेस लगाया। ठीक है, अगर तुम्हारा जो है दो थप्पड़ सहने का क्षमता है, बात समझ में आ रही है, तो तुम्हारा दो थप्पड़ सहने का क्षमता है, वो तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है। अगर तीसरा थप्पड़ चला दिया तुम भी डर के कूद दोगे, क्यों भाई, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। तो स्ट्रेंथ हमारा क्या है, जहां तक वो बर्दाश्त कर सकता है, जहां तक लोड वो ले सकता है। स्ट्रेस क्या है, मतलब जो भी उस पर लोड लग रहा है बाहर से, जो उसको तोड़ने का काम कर रहा है। कोई तुमको थप्पड़ मार रहा है मतलब तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस लगा रहा है। स्ट्रेंथ क्या, दो थप्पड़ तुम झेल लिए, तीसरा मारेगा तुम अब उसको धर के कूद दिए। उसी तरीके से जब हम लोग सॉइल पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो यानी कि हम लोग सॉइल पे क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। और अगर हम लोग स्ट्रेंथ का बात किया जाए, ठीक है, तो स्ट्रेंथ हमारा क्या है, जितना आप झेल सकते हैं। अगर आपका स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया तो आप क्या कीजिएगा, फेल, आपका जो है अपने ऊपर से काबू टूट जाता है और आप धड़ के उस बच्चे को कूट दीजिएगा। तो जैसे ही स्ट्रेंथ से ज्यादा फोर्स लगेगा तो सॉइल हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेलियर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से ये जो हमारा फेलियर इन्वेलप है, जो शियर स्ट्रेंथ लाइन है, अगर मोहर सर्कल इसको जब पार कर जाएगा, ठीक है, तो हमारा सॉइल फेल हो जाएगा। ठीक, तो मोहर सर्कल कैसे बनेगा वो भी आपको हम बता दिए। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, इतना चीज हमको डिटेल में नहीं बताना चाहिए।
ठीक है, लेकिन समस्या क्या है ना कि कुछ लोग जो है आज तक सॉइल पढ़ा ही नहीं है, पहली बार पीवाईक्यू के थ्रू ही सॉइल पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको बताना पड़ता है। बात समझ गए ना? और कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, समाज में हर तरह का लोग है। ठीक है, कुछ लोग लास्ट मोमेंट में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग शुरू से पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन जो लास्ट में पढ़ रहे हैं उसको एक हिदायत है कि शुरू से पढ़िए, फायदा में रहिएगा, अच्छा इंजीनियर बनिएगा समाज के लिए। ठीक, तो हमको क्या क्या निकालना है? सेंटर, रेडियस, उसके बाद सिग्मा 1 सिग्मा 3 निकालना है। ठीक है, और हमको बस इतना सा डाटा दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग इस चीज को, क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको तीन चीज निकालना पड़ेगा। आपको हम कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले हमको जो है ना फाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाई कैसे निकलता है हमारा? फाई निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, टेन फाई बराबर हमारा आता है शियर स्ट्रेस बाय नॉर्मल स्ट्रेस, टॉ बाय सिग्मा। ठीक है, दूसरा चीज हमको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। ठीक है, अगर आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालना है, तो रेडियस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है? टेन फाई इज इक्वल टू आर बाय रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद जो तीसरा फॉर्मूला होता है सेंटर के लिए, ठीक है, सेंटर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है? सेंटर हमारा कैसे निकलता है? सेंटर में जो हमारा होता है, जैसे ये जो मोहर सर्कल हो गया, ठीक है, इसका ये जो सेंटर होगा, इसका कोऑर्डिनेट होता है, क्या होता है? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 कॉमा 0 होता है। बात समझ में आ रही है? इसका यही कोऑर्डिनेट होता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2 कॉमा 0। अब ये सिग्मा, ये कैसे होता है तुमको एक शॉर्ट में ये भी बता देते हैं। ये होता है हमारा सिग्मा 3, ये होता है सिग्मा 1। बात समझ गया? अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, याद करो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम पढ़े होगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेंटर क्या हो जाएगा? इस सर्कल का जो बीच वाला हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, तो क्या होता है? अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के अनुसार इसका जो बीच का सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है? x1 प्लस x2 बाई 2 हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? सेंटर निकाल देते हैं। सेंटर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सेंटर निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? साइन फाई बराबर आर बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाय 2। समझ गया? और उसके बाद लास्ट में हमको क्या निकालना है? अगर तुमको सिग्मा 1 या सिग्मा 3 निकालना है, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 3 माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब एक और बात, ये इसको मेजर प्रिंसिपल और इसको माइनर प्रिंसिपल क्यों कहा गया? अगर जिसका वैल्यू ज्यादा होता है वो आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, जिसका वैल्यू कम होगा वो आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। समझने के लिए आप फिलहाल यही समझिए। ठीक है, जिसका वैल्यू ज्यादा वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसका वैल्यू कम वो हो गया क्या? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसके लिए जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 बाई 2 प्लस आर कीजिएगा कब? जब आपको सिग्मा 1 निकालना हो, जब आपको सिग्मा 1 निकालना हो प्लस आर, जब आपको सिग्मा 3 निकालना हो माइनस आर कीजिएगा। बात समझ गए? प्लस 1 माइनस 1, तो इतना आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? फाई निकालेंगे। फाई क्यों निकालना है? क्योंकि जब आप सेंटर निकालिएगा उसमें भी फाई चाहिए, रेडियस निकालिएगा उसमें भी फाई चाहिए, इसलिए फाई आपको पहले निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में तो आपको सेंटर रेडियस ही निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग देखिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? क्वेश्चन अब सॉल्व हो रहा है, इतना तो थ्योरी बता रहे थे। ठीक है, टेन फाई बराबर टॉ बाई सिग्मा, टॉ का वैल्यू 30/50। तो यहाँ से आपका फाई निकल के आ जाएगा, टेन इनवर्स कर दीजिएगा। फाई बराबर जो आता है वो आपको हम डायरेक्ट हम बताते हैं 30.96 आता है। ठीक है, हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप चाहें तो इसको 30.96 को 31 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप 30.96 लिखिए, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे? रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये वाला जो है सॉल्व कीजिए। आर बराबर क्या हो जाएगा? टेन फाइव इंटू रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर जो टॉ स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का वैल्यू क्या दिया? 50 का स्क्वायर।
जोड़ 30 का स्क्वायर और साथ में हमारा क्या रहेगा 10, फाइव का वैल्यू कितना है 30.96। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा रेडियस आर बराबर जो मेरा निकल के आता है आप अपना मिला लीजिएगा, ठीक है, कायम से जोड़ घटाव अक्सर गलत हो जाता है, ठीक ना। तो आर का वैल्यू जो मेरा निकल के आता है वो आता है 34.98, 34.98। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 35 मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला चीज जो हम लोग निकालेंगे वो क्या है हमारा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 निकालेंगे। तो ये हमारा कैसे निकलेगा, इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आर बटा साइन फाइव। इसको आप जो है थोड़ा अथी देखिए कैलकुलेट करके सिग्मा 1/सिग्मा 3 क्या हो जाएगा, ये उधर भेज देंगे तो आर बाय साइन फाइव होगा, है कि नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आर बाय साइन फाइव हो जाएगा। तो आर हमारा कितना आया है, तो आर हमारा जो है 34.98 है, कितना है 34.98 है बटा साइन फाइव, साइन 30.96। हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा 67.996। इसको आप क्या मान लीजिए 68 मान लीजिए, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आपको लास्ट में क्या निकालना है सिग्मा 1 सिग्मा 3 निकालना है, ठीक ना। तो सिग्मा 1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा आपका सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 प्लस आर, ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा 1 बराबर आपका हो जाएगा क्या, सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस आर, यानी सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3 का वैल्यू कितना आया है हम लोग 68 मान लिए, इसमें से आर जोड़ दीजिए, आर हमारा कितना आया है 68 में से आप 34.5 जोड़ दीजिए, ठीक ना। ये हमारा कितना आ जाएगा 102.5 आ जाएगा। अगर 34.5 ना जोड़ के आप 35 जोड़िएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 103 आ जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा आप क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से सिग्मा 3 निकालिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 68 माइनस 34.5। आप 34.5 को 35 भी ले सकते हैं, तो 68 माइनस 35 कीजिएगा, ये आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, 33.5 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, आपको सेंटर रेडियस निकल गया, ठीक है। अगर तुम कहते हो सर मोहर सर्कल भी ड्रॉ कर दीजिए तो हम तुमको समझा देते हैं, बाकी अपना मोहर सर्कल ड्रॉ करोगे कहाँ ग्राफ पेपर पे, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे मोहर सर्कल आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिएगा दो एक्सिस ड्रॉ कर दीजिएगा, एक साइड आप नॉर्मल और एक साइड आप क्या ड्रॉ कीजिएगा शियर ड्रॉ कीजिएगा। बात समझ गए, एक साइड आप क्या ड्रॉ कीजिएगा नॉर्मल और एक साइड आप ड्रॉ कीजिएगा शियर, ठीक है। उसके बाद आपको सेंटर मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप सेंटर लोकेट कर दीजिए, कहीं पे भी आप जो है क्या लोकेट कर दीजिएगा सेंटर। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग इस एक्सिस में नॉर्मल और इधर हम लोग टॉल लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंटर लोकेट कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे आपका सेंटर लोकेट हो गया, आप सेंटर मालूम है और रेडियस भी मालूम है, ठीक है। सेंटर और रेडियस मालूम है तो आप ग्राफ पेपर पे क्या कीजिएगा ये सेंटर को लेते हुए यहाँ से आप क्या कीजिएगा एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिएगा। एक्चुअली में ये होता पूरा सर्कल है, लेकिन हम लोग नीचे का ध्यान नहीं देते हैं, तो आप एग्जाम में चाहे तो पूरा भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये आप ड्रॉ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा सैंड है तो सैंड मतलब आपको स्टार्टिंग में बोले थे फेलियर प्लेन यहाँ से पास करेगा, ठीक ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा यहाँ से लेते हुए इसको टच कराते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, वही आपका हो गया फेलियर प्लेन, बन गया मोहर सर्कल, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट इसको आप सिग्मा 3 कर दीजिएगा और ये वाला जो पॉइंट होगा सिग्मा 1 कर दीजिएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 का वैल्यू आप निकाले हुए पुट कर दीजिएगा, ठीक। तो काम हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है एक्सप्लेन द कंडीशंस व्हेन ए वेन शियर टेस्ट इज सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। कि अगर हमको किसी भी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निकालना है तो वेन शियर टेस्ट में क्या क्या कंडीशंस वगैरह रहेगा वो सब चीज आपको देखना है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, अप्लाइड टॉर्क वेन डायग्राम कंसिडरिंग बॉटम एंड सराउंडिंग सॉइल, ठीक है। तो ये जो डिराइवेशन वाला है ये हम नहीं करने वाले हैं, क्यों नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे इसका डिराइवेशन आसान है समझ गए।
आप बुक में देख लीजिएगा, बुक में देख लीजिएगा, ऐसे इसका डायरेक्शन आसान है, बाकी आप देखते हैं। कंडीशंस फॉर वेन शियर टेस्ट, वेन शियर टेस्ट का क्या क्या कंडीशन है। पहला बात क्या है कि वेन शियर टेस्ट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर डिटरमाइनिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव सॉइल। वेन शियर टेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, किस चीज का, कोहेसिव सॉइल का। ठीक है, खास करके किसके लिए, सॉफ्ट क्ले के लिए। अगर सॉफ्ट क्ले का बात होगा तो एक ही ऑप्शन है, वेन शियर टेस्ट। दूसरा अगर ऑप्शन अब जाइएगा, सॉइल डिस्टर्ब हो जाएगा, काम खत्म। निकालना कुछ और था, निकल कुछ और जाएगा। या फिर सिल्ट में भी इस्तेमाल करते हैं वेन शियर टेस्ट। ठीक है, इट इज एन इन सिटू टेस्ट। एक चीज ये भी याद रखिएगा, ये हमारा क्या है, इन सिटू टेस्ट है। दैट मेजर्स द अंडरेंट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जो कि हमारा सॉइल का अंडरेंट शियर स्ट्रेंथ बताता है। आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा अंडरेंट शियर स्ट्रेंथ भी कई तरह का होता है, अंडरेंट शियर स्ट्रेंथ बताएगा कौन, वेन शियर टेस्ट। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कंडीशन किस किस में हम लोग ये टेस्ट को इंक्लूड करते हैं, किस किस कंडीशन में। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, लो परमिएबिलिटी सॉइल रहेगा, तब हम लोग वेन शियर टेस्ट करेंगे। लो परमिएबिलिटी सॉइल आपका सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले वगैरह रहता है जो कि लो परमिएबल है, तो उसके लिए ये टेस्ट सबसे बढ़िया माना जाता है। दूसरा हमारा क्या है, नियर सरफेस कंडीशन, द टेस्ट इज मेनली यूज्ड इन सैलो डेप्थ। सैलो डेप्थ रहेगा तो वहां पे हमारा ये टेस्ट मेनली इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम लोग अनडिस्टर्ब सैंपल निकाल सकें। ठीक है, अगर हमारा जो है गड्ढा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा मोटा गड्ढा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलो डेप्थ कहते हैं। अगर बहुत गहरा गड्ढा है उसको हम लोग डीप डेप्थ कहते हैं। ठीक ना, अगर छोटा गड्ढा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियर सरफेस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारा सॉइल जो है बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, जो हम लोग मिट्टी के खोदने के लिए गड्ढा के बहुत ज्यादा गड्ढा नहीं है, तो वहां पे आप जो है वेन शियर टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गड्ढा कीजिएगा, सॉइल पूरा डिस्टर्ब हो गया, वहां वेन शियर टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमारा होमोजेनस सॉइल, होमोजेनस सॉइल जो मतलब हमारा मिट्टी जो है यूनिफॉर्म है, एक जगह सब कंडीशन पूरा मिट्टी का सही है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। मतलब पूरा प्रॉपर्टी पूरे मिट्टी का एक ही प्रॉपर्टी है, यानी कि होमोजेनस है। अगला हमारा क्या, अनडिस्टर्ब सॉइल। अगर सॉइल हमारा क्या, अनडिस्टर्ब चाहते हैं। गुड मेजर ऑफ शियर स्ट्रेंथ, अगर आप शियर स्ट्रेंथ सही से निकालना चाहते हैं बिना सॉइल को डिस्टर्ब किए हुए, सॉइल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वेन शियर टेस्ट सबसे मस्त रहेगा। अगला क्या है, एन इन सिटू वेन शियर टेस्ट वाज कंडक्टेड इन ए क्ले सॉइल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो सॉइल का रहा है वो आप समझिए, क्ले सॉइल है। अब वेन शियर टेस्ट, तो वेन शियर टेस्ट हमारा क्या होता है, क्ले सॉइल में ही होता है। ए टॉर्क ऑफ 150 न्यूटन मीटर। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है जो सबसे बेस्ट माना जाता है, कि सबसे पहले आप गिवन लिखिए। तो टॉर्क टी आपको दिया हुआ है कितना, 150 न्यूटन मीटर दिया हुआ है। रिक्वायर्ड टू शियर द सॉइल, व्हाट वाज द अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ। अनड्रेन्ड शियर स्ट्रेंथ को सीयू से दिखाते हैं। सीयू हमारा क्या होगा, ठीक है, ऑफ क्ले नेग्लेक्टिंग शियर रेसिस्टेंस एट द टॉप। नेग्लेक्टिंग शियर रेसिस्टेंस एट टॉप मतलब आपको क्या करना है कि वन वे शियरिंग, यानी कि सिर्फ बॉटम में शियरिंग हो रहा है। द वेन वाज 100 mm इन डायमीटर, डी आपको कितना दिया हुआ है, 100 mm दिया हुआ है, और 150 mm लॉन्ग, एच दिया हुआ है 150 mm। ठीक ना, वन वे शियरिंग है, याद रखिएगा। नेग्लेक्टिंग शियर रेसिस्टेंस एट टॉप बोल रहा है, तो वन वे शियरिंग हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो वन वे शेयरिंग है। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वन वे शेयरिंग के केस में, जैसे आपको क्या निकालना है, सी यू निकालना है। ठीक है, तो आप क्या कहिए, सी यू कहिए, इसी को टॉ कहिए, या इसी को शियर स्ट्रेंथ। सॉइल में हम लोग कैपिटल एस से शियर स्ट्रेंथ दिखाते हैं, सब एक ही चीज है। बात समझ में आ रही है, तो तीनों हमारा क्या है, एक ही चीज है। तो सी यू निकालने का हमारे पास जो सबसे मस्त फॉर्मूला है, मतलब एक ही फॉर्मूला है, वो हमारा क्या है, टी बाय पाई डी स्क्वायर h/2 प्लस d/12। बात समझ में आ रही है, तो ये हमारा सी यू निकालने का फॉर्मूला। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपको निकल जाएगा आसानी से। एकदम सिंपल होता है इसका न्यूमेरिकल, एक लाइन में बनने वाला है, एक दो लाइन में। ठीक है, इसमें वैल्यू आप पुट कीजिए और क्वेश्चन आपका बन के तैयार हो जाएगा। टी का मतलब हो गया 150, डी का, डी का हमारा कितना है, पाई रहेगा, डी का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 100 mm। अच्छा, इसको mm है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा हो जाएगा 100 mm, 0.1 ले लीजिए, 150 mm 0.15 मीटर ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.15/2, जोड़ डी हो जाएगा 0.1/12। अगर हमारा बोथ शेयरिंग रहता, ऊपर नीचे दोनों शेयरिंग रहता, तो यहाँ पे 12 के बदला 6 हो जाता। फॉर्मूला आप देख लीजिएगा।
अगर ऊपर नीचे दोनों शेयरिंग रहता तो 12 का बदला 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो CU निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके आप हमको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। ऐसे मेरा जो आता है वो आता है 57,295.77 न्यूटन मीटर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसको अगर आप किलो न्यूटन में बदलिएगा तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा CU का वो हो जाएगा 57,295 किलो न्यूटन मीटर। बात समझ गए? तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। वैसे आपको बता देते हैं इसमें सिर्फ डाटा चेंज किया गया है, ठीक है, सिर्फ डाटा चेंज किया गया है। और ये क्वेश्चन किस चीज का है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यूपीएससी जो लेता है सिविल सर्विसेज 2015 का ये क्वेश्चन पेपर से आया क्वेश्चन है, ठीक है। सिविल सर्विसेज 2015 में यही क्वेश्चन आया था, डाटा चेंज किया गया है। और डाटा में भी क्या चेंज किया गया है, जैसे यहाँ पे सिर्फ टॉप बोला है, वहां पे टॉप बॉटम दोनों बोला था, ठीक है। बाकी एकदम क्वेश्चन सेम टू सेम है। तो देख लो भैया क्वेश्चन कहाँ से आता है, समझ रहे हो? हल्का में लेता है तुम लोग बिहार इंजीनियरिंग को। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, इन द लेबोरेटरी टेस्ट ऑन ए क्ले सैंपल ऑफ थिकनेस 25 mm ड्रेन्ड एट टॉप ओनली, ठीक ना। अगला न्यूमेरिकल है, एक लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया क्ले सैंपल का जिसमें कि थिकनेस 25 mm है, ड्रेन्ड एट टॉप ओनली 50% कंसोलिडेशन ऑकर्ड इन 11 मिनट। 50% कंसोलिडेशन तो 11 मिनट में हो गया। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग क्ले लेयर इन द फील्ड, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग क्ले लेयर के लिए आपको टाइम निकालना है फील्ड में जिसका 2 मीटर थिकनेस है, टॉप और बॉटम दोनों से अति ड्रेन हुआ है, अंडर 70% कंसोलिडेशन, T50 इतना दे दिया। चलिए एक काम तो अच्छा किया है कि आपको टीवी नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो है क्या नहीं निकालना पड़ेगा, टीवी निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो दे दिया है। चलिए यहाँ से हम लोग जो है एक चीज तो हमको जो दे दिया टीवी, तो हमको ये झंझट खत्म हो गया। अच्छा एक और बात कहता है, आपको क्वेश्चन पकड़ना सिखाते हैं। क्वेश्चन में हमको एक चीज देखिएगा यहाँ पे दिया, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्ले लेयर। करस्पॉन्डिंग क्ले लेयर का है, सेम सॉइल का है, ठीक है, या फिर सिमिलर सॉइल का है, जो भी कहेगा। तो उसके केस में हमारा जो एक चीज सेम होता है वो है CV, ठीक है। एक चीज हमारा क्या होता है सेम, वो क्या है CV, ठीक ना। अगर सॉइल सेम रहेगा तो हमारा CV सेम रहता है, ठीक। तो जैसे हमको क्वेश्चन में दो सिचुएशन दिया है। पहला सिचुएशन क्या है कि एक सॉइल है जिसमें कि हमारा क्या हो रहा है 50% कंसोलिडेशन। बात समझ में आ रही है? 50% कंसोलिडेशन हो रहा है। उसका थिकनेस हमारा जो है वो कितना है, 25 mm थिकनेस था, ठीक ना। और टाइम जो लगा है वो 11 मिनट टाइम लगा है, ठीक है। तो ये आपको एक सिचुएशन दे दिया कि हमारा जो है एक ऐसा सॉइल है जिसमें 50% कंसोलिडेशन हुआ है, 25 mm थिकनेस था और 11 मिनट टाइम लगा है, ठीक। तो ये आपको एक सिचुएशन दे दिया। और दूसरा सॉइल जो है उसमें हमारा क्या हो रहा है कि उसमें जो है कंसोलिडेशन 70% है। बात समझ में आ रही है? उसमें कंसोलिडेशन क्या है 70% है, ठीक ना। और हाइट हमारा 2 मीटर है। बात समझ में आ रही है? और आपको और क्या दे दिया है, 2 मीटर है। और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, जब एग्जाम में ये चीज दिया है और ये निकालने आ रहा है तो इसका मतलब कुछ तो इसका यूज होगा, इसलिए दिया है ना भाई, ऐसे तो नहीं दे दिया होगा। तो देखिए दोनों में आपको यहाँ पे एक बात बोला है, क्रॉसपॉन्डिंग क्ले। क्रॉसपॉन्डिंग क्ले मतलब दोनों सॉइल आपका सेम है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे आपका क्या है, दोनों सॉइल सेम है। तो जब दोनों सॉइल सेम है तो इसमें एक ही कड़ी है कॉमन, क्या वो है CV। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर आप क्राइम स्टोरी देखे होंगे कि अगर मान के चलो दो मर्डर हुआ है, दोनों में एक ही पैटर्न है, तो हम लोग कॉमन कड़ी पकड़ते हैं और फिर पता लगाते हैं कि ये हुआ कैसे। तो उसी तरह से दोनों केस में हमारा एक कॉमन कड़ी है, वो क्या है CV। तो हम लोग CV को खंगालते हैं, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा पहला वाला सिचुएशन है इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, CV निकालते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक ना। इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, CV निकालेंगे और वही प्रयोग इसमें करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। समझ रहे हैं? देख रहे हैं भाई? और एक बात बताते हैं, आप चाहे ना तो हमसे सॉइल मैकेनिक्स, पूरा सॉइल मैकेनिक्स डिटेल में पढ़ सकते हैं। किसके लिए, गेट के लिए, ठीक ना, ESE के लिए, या सेमेस्टर के लिए। जैसे अभी आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग में सॉइल पढ़ना होगा, ठीक है, या फिर SSC JEE के लिए एकदम बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम पूरा सॉइल पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो हमारा पेड लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फायदा करेगा बाबू। क्योंकि देखो एक चीज तुमको बताते हैं, अगर तुमको सॉइल समझ में आता है, तुम सिविल इंजीनियरिंग का कोई भी जॉब मिल जाएगा आसानी से। क्योंकि हर कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारा जो सॉइल का यूज होता ही होता है।
और मैक्सिमम लोग का, सबसे पूछोगे ना क्या अच्छा लगता है सिविल में, तो कहेगा सॉइल, लेकिन किसी को सॉइल आता नहीं सही से। अगर आता तो न्यूमेरिकल का ही नहीं बनता है। बात समझ रहे हो ना। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग सीवी निकालेंगे। तो सीवी कैसे निकलेगा। सीवी निकालने का हमारे पास जो है एक फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या फॉर्मूला है सीवी निकालने का। वो है टीवी इंटू, एक मिनट, सीवी निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है। एक्चुअली में ना हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है किस चीज का, टीवी का। ठीक है, टीवी बराबर होता है सीवी टी बाय डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, टीवी बराबर सीवी टी बाय डी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, सीवी निकालना है। ठीक है, तो सीवी निकालना है तो ये हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट कर दो टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय टी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, सीवी निकल के आ जाएगा। अच्छा एक और बात बताते हैं, ये जो डी और एच है ये क्या है हमारा, बताते हैं। ठीक ना। तो जैसे कि हमारा जो है वन वे ड्रेनेज कहेगा। ठीक है, वन वे ड्रेनेज या फिर टॉप ओनली कहेगा। टॉप ओनली कहेगा मतलब क्या हो गया, वन वे ड्रेनेज। ठीक है, टॉप ओनली कहेगा या तो हमारा क्या हो जाएगा, वन वे ड्रेनेज हो जाएगा। ठीक, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, D इज इक्वल टू एच लेते हैं। ठीक, और दूसरा आपका क्या कर रहा है, टॉप एंड बॉटम, इसको हम लोग टू वे ड्रेनेज कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू वे ड्रेनेज कहते हैं। तो टू वे ड्रेनेज के केस में हमारा क्या हो जाएगा, D इज इक्वल टू एच बाई टू हो जाता है। बात समझ में आ रही है, D इज इक्वल टू एच बाई टू हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे CV का वैल्यू निकालेंगे। टीवी का वैल्यू हमको दिया हुआ है। टीवी का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखिए, जैसे ये 50% कंसोलिडेशन है तो T50 हमको कितना दिया हुआ है, 0.197। जनरली यही आता है फिक्स डाटा एक तरह से। और इस केस में हमको जो है टीवी यानी कि T70 दिया हुआ है 0.405। तो यहाँ पे टीवी वैल्यू आप डाल दीजिएगा 0.197 इंटू डी स्क्वायर। डी हमारा जैसे 25 mm है, 25 mm को आप क्या लिखिएगा, मीटर में बदलिएगा, ये हो जाएगा 0. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.025 का स्क्वायर बटा। अच्छा एक और बात है, 11 मिनट है, 11 मिनट को अगर सेकंड में बदलिएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो जाएगा 11 × 60, यानी कि 11×6 = 66, 660 सेकंड हो जाएगा। तो बटा 660। ठीक है, अब जो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगा किस चीज का, सीवी का। सीवी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कीजिएगा तो मेरा वैल्यू आता है 1.865। हम पहले से कैलकुलेट करके बैठे हैं बाबू, ताकि तुम्हारा टाइम कम से कम वेस्ट करें। 10⁻⁻7 ये जो आता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में ही आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट बन गया, सीवी आ गया, कॉमन कड़ी पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से टाइम निकालना आसान है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, वापस से हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सीवी बराबर टीवी प्लस इंटू डी स्क्वायर बाई टी, और हम लोग स्मॉल टी निकाल देंगे। समझ गया। तो हम लोग क्या निकालने वाले हैं, टी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टीवी इंटू डी स्क्वायर बाय सीवी, यही फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू डालिए, टीवी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.405 इंटू डी। डी हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ चूंकि हमारा क्या बोल रहा है, टू वे शेयरिंग बोल रहा है, सॉरी टू वे शेयरिंग नहीं, टू दोनों तरफ से पानी निकल रहा है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, H/2, यानी कि 2/2 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, H/2 2/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर। ठीक ना। और नीचे हमारा सीवी रहेगा, सीवी का वैल्यू हमारा कितना आया है, 1.865 इंटू 10⁻⁻7। चलिए यहाँ से हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये कितना आता है, 21 71 581, 21 71 581.769। देख लीजिएगा, जोड़ घटाव से गलत हो ही जाता है अक्सर।
ठीक है, तो ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। इसको आप चाहें तो डेज में निकाल सकते हैं। डेज में कैसे निकालिएगा, एक दिन में कितना सेकंड होता है, 86,400 सेकंड होता है। ठीक है, एक दिन में 86,400 सेकंड होता है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप, ये जो आपका निकल के आया है इसमें 86,400 से भाग दे दीजिएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा डेज में वो कितना आ जाएगा, 25.13 डेज आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है। ठीक ना, लेकिन ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया, 2012 में पूछा गया है। ठीक, उसमें क्वेश्चन में क्या चेंज था, जैसे कि यहाँ पे 70% में टॉप बॉटम दोनों पूछ रहा है, तो वहां पे सिर्फ टॉप बोले हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है आप इधर उधर सोर्स में इसका आंसर जब मिलेगा तो आपको कैलकुलेशन गलत दिख सकता है। भाई वहां पे देख लेना क्वेश्चन सेम है कि नहीं, वहां पे टॉप सिर्फ बोला गया, यहाँ पे टॉप बॉटम हम दोनों लेके सॉल्व किए। ठीक ना, अक्सर बच्चा का आदत होता है गूगल गूगल पे खोला या किसी टीचर से पूछा हुआ आंसर कुछ और बता दिया, फिर तुम आओगे मेरे पास सर आप क्वेश्चन गलत सॉल्व कर दिए थे। समझ रहे हैं ना, तो ये सब चीज नहीं है। कुछ भी कमेंट करने से पहले पहले 10 बार सोचो तुमको वो बात समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे क्या कहता है, व्हाट आर द जियोफिजिकल मेथड्स ऑफ सॉइल एक्सप्लोरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए आपको बताते हैं। जियोफिजिकल मेथड के बारे में आपसे पूछ रहा है सॉइल एक्सप्लोरेशन का। ठीक ना, तो क्या क्या मेथड है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमारे पास जियो फिजिकल मेथड में दो मेन मेथड है, एक सेस्मिक रिफ्रैक्शन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड। ठीक है, तो दो सॉइल एक्सप्लोरेशन मतलब सॉइल के बारे में डिटेल से आपको जानकारी इकट्ठा करना है, वो सब चीज हो गया सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड कंसिस्ट ऑफ मेजरिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ सॉइल स्ट्रेटा एंड कोरिलेटिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल स्ट्रेटा मतलब सॉइल का जो लेयर है और सॉइल का प्रॉपर्टी है उसको आपस में रिलेट करके ये हमको इन्फॉर्मेशन देता है। द प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड इज इन्वेस्टिगेटिंग फाउंडेशंस ऑफ डैम एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड मेनली कहाँ इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पे, तो फाउंडेशन ऑफ डैम पे या फिर लार्ज स्ट्रक्चर के फाउंडेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली क्या कहता है, जियोफिजिकल मेथड बताइए और एक को डिटेल में बताइए, तो हम लोग किसको डिटेल में देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी को डिटेल में देख रहे हैं। पार्टिकुलरली इन एक्सप्लोरिंग ग्रेनुलर रिवर चैनल। ठीक है, अगर आपका ग्रेनुलर रिवर चैनल है मतलब आसपास में मिट्टी कंकड़ उंकड़ ज्यादा है, तो वैसे कंडीशन में फाउंडेशन का डैम का फाउंडेशन या फिर लार्ज स्ट्रक्चर का फाउंडेशन के लिए हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड लगाते हैं। ठीक है, द मेथड इज ऑल्सो यूज फॉर लोकेटिंग फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर बाउंड्रीज। अगर हमको जो है क्या निकालना है, लोकेटिंग फ्रेश और सॉल्ट वाटर बाउंड्री, तो इसके लिए ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है, कौन, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड हमारा दो तरह का होता है, एक हो गया आपका क्या, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग मेथड, और दूसरा होता है हमारा क्या, इलेक्ट्रिकल साउंडिंग मेथड। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल प्रोफाइलिंग, इलेक्ट्रिकल साउंडिंग। हम ये दो मेथड डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। चलिए आगे क्या कहता है, लिमिटेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी मेथड का कुछ लिमिटेशन है वो आपको हम बता देते हैं। द मेथड इज कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग ओनली द स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये मेथड हमारा सिर्फ अलग अलग सॉइल के लेयर को ही डिटेक्ट करता है, वो भी किसके आधार पे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के आधार पे। ठीक ना, ये सिर्फ क्या करता है, अलग अलग लेयर को डिफाइन करता है, बाकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी ये बता नहीं पाता है। सबसे पहला लिमिटेशन ये हो गया, द रिजल्ट्स आर कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाय सरफेस इरेगुलरिटीज, वेटनेस ऑफ सॉइल एंड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो आपका जो है रिजल्ट हमको क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है, सरफेस इरेगुलरिटी को इन्फ्लुएंस करता है, वेटनेस ऑफ सॉइल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। एज द रेसिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटा एट द इंटरफेस चेंजेस ग्रेजुअली एंड नॉट एब्रप्टली, द इंटरप्रिटेशन बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि रेसिस्टिविटी जो है हर स्ट्रेटा, स्ट्रेटा मतलब अलग अलग सॉइल का लेयर, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, चेंज करता है, अचानक से चेंज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लोकेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर्विसेज ऑफ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड आर नीडेड, और ये सब काम के लिए एक्सपर्ट चाहिए होता है आपको फील्ड में। बात समझ में आ रही है, द इक्विपमेंट इज वेरी कॉस्टली। ये इक्विपमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी के लिए वो बहुत महंगा आता है। तो ये सब हमारा क्या कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक मतलब इसका कुछ निगेटिव पार्ट है इस मेथड का। आगे क्या कहता है क्वेश्चन देखिए, a sample of dry cohesionless soil whose angle of internal friction is 35 degree subjected to an triaxial test if the minor principal stress is 150 किलो पास्कल। ठीक है, व्हाट द वैल्यू ऑफ डेविएटेड स्ट्रेस एंड मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द टेस्ट स्पेसिमेन। ठीक है, देखिए ये सबसे पहले तो आपको हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी सॉइल का क्वेश्चन रहेगा पता कीजिए सॉइल कौन सा है, कोहेशनलेस सॉइल है।
कोहेशन लेस सॉइल, कोहेशन मतलब क्या होता है चल बताते हैं। जब दो सॉइल पार्टिकल्स आपस में बहुत ज्यादा चिपकता है ना, तो वो कोहेसिव फोर्स की वजह से चिपकता है। और कोहेशन लेस मतलब वो चिपक आपस में चिपक नहीं रहा है, यानी कि कोहेशन लेस सॉइल है। तो कौन सा सॉइल है जिसमें कि कोहेशन नहीं पाया जाता है, तो वो हमारा क्या है, सैंड है। तो जैसे ही कोई कहेगा क्वेश्चन लेस सवाल मतलब क्या, सैंड समझिएगा। असेंड जैसे ही कहेगा तो अपने मन में फट से सी बराबर 0 मान लेना है। अगर हमारा क्ले कहता है तो अपने मन से फट से क्या मानते हैं, फाइव बराबर 0। ठीक ना। और प्योर क्ले कह दिया, ठीक है, तब तो आप वहां कॉपी पे लिख सकते हैं कि फाइव का वैल्यू हमारा 0 होगा। प्योर सैंड का दिया तो वहां पे आप क्या लिख सकते हैं कि सी का वैल्यू 100% 0 होगा सर। ठीक है, तो ये सब चीज है समझने का। पढ़ोगे सवाल सही से तब ना। तुम लोग गलत जगह से सवाल पढ़ते हो, दिक्कत यही है। और तरीका भी गलत है, आधा से ज्यादा टीचर को सवाल आता ही नहीं है। चलो यहाँ से देखते हैं। हमारा क्या कहता है, ए सैंपल ऑफ ड्राई कोहेशनलेस सॉइल हुज एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 35 डिग्री। फाइव का वैल्यू 35 डिग्री दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू एन ट्राइएक्सियल टेस्ट। ये कौन सा टेस्ट है, ट्राइएक्सियल टेस्ट है। ज्यादातर न्यूमेरिकल ट्राइएक्सियल टेस्ट पे ही आता है शियर स्ट्रेंथ में, देख लीजिएगा। इफ द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 3 इज 105, सिग्मा 3 का वैल्यू 105 है। अच्छा, इसको हम लोग जो है सेल प्रेशर भी कहते हैं, सिग्मा 3 को माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर सेल प्रेशर भी कहते हैं। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ डेविएटर स्ट्रेस सिग्मा डी, डेल्टा सिग्मा आपको निकालना है। ठीक है, डेविएटर स्ट्रेस को हम लोग जो है सिग्मा डी से भी दिखाते हैं, एक ही चीज है। उसके बाद सिग्मा 1 भी आपको निकालना है। बात समझ में आ रही है, तो इतना चीज आपको निकालना है सर। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, चलिए देखिए। सबसे पहले तुमको बताते हैं सिग्मा 1 निकालने का फॉर्मूला बताते हैं। सिग्मा 1 निकालने का एक सदाबहार फॉर्मूला है, वो क्या है, सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, यहाँ पे 10 के बदले किसी फॉर्मूला में साइन भी लिखा होगा तो आप देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये फॉर्मूला दोनों रूप में मिलता है। 2c 10 45 प्लस 5/2। अब चूंकि हमारा क्वेश्चन में क्या है, सैंड है, सैंड मतलब सी का वैल्यू 0 होती है, पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे सी का वैल्यू 0 करोगे ये सब गुना में ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 करेंगे पूरा टर्म गायब हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बच गया, सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा 1 निकाल लेंगे। सिग्मा 1 बराबर क्या होता है, सिग्मा 3 का वैल्यू क्वेश्चन में 105 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5 का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है, 35/2 दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है। तो सिग्मा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 105 प्लस 45 प्लस 35/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 387.468 मेरा जो आया है। कितना आता है मेरा आंसर, आप अपना कैलकुलेशन मिला लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, जोड़ घटाव का इशू है। 387.400 ऐसे गलत नहीं होता बाबू, बस ऐसे ही आपको हम कह रहे हैं। ठीक ना, गलत कैसे हो जाएगा, जब कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करोगे तो गलत कैसे हो जाएगा। आपको सिग्मा डी निकालना है। अच्छा, एक और बात, आप चाहे तो इसका यूनिट लिख दीजिएगा, किलो पास्कल हो जाएगा इसका यूनिट। सिग्मा डी हमारा जो है डेविएटर स्ट्रेस, सिग्मा डी जिसको आप सिग्मा डेल्टा सिग्मा से भी दिखाते हैं। डेल्टा सिग्मा बराबर होता है फॉर्मूला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, जब आप सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 कीजिएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू कितना आया है, 387.468। ठीक ना, अब माइनस सिग्मा 3 कीजिएगा 105, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 282.468, 282.468 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, पूरा तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या करता है, एक्सप्लेन द स्वीडिश सर्किल मेथड। जैसे पहला क्वेश्चन, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन था लॉन्ग वाला जो 2 नंबर था, उसमें फ्रिक्शन सर्किल मेथड था। ये क्या है, स्वीडिश सर्किल मेथड। फाइनाइट स्लोप, फाइनाइट स्लोप में ही ये सब मेथड लगता है, स्वीडिश सर्किल, फ्रिक्शन सर्किल, ये सब जितना भी मेथड है ना, ये सब फाइनाइट स्लोप में ही आता है, तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो आपको हम देखिए यहाँ पे स्वीडिश सर्किल का एक मस्त सा फिगर बना दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको देख लीजिएगा।
स्वेडिश सर्किल में आप इस मेथड को समझिए की जगह आपको बताते हैं कि सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारा स्लोप हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप सर्कल कहते हैं। तो इसमें इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्ट बाय पार्ट बांट देते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है इसको हम लोग कई सारा पार्ट में बांट देते हैं, ठीक। कई सारा पार्ट में बांटने के बाद जो भी हमारा फोर्स है, ठीक ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल फोर्स, जिस तरह का जो भी फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स, ईयर फोर्स, जो भी फोर्स है वो सारा चीज हम यहाँ पे लगा देंगे। जैसे इसका अगर मान के चलो कोई एक एलिमेंट का एनालिसिस करेंगे, इस तरीके से ये वाला जो हमारा एलिमेंट है इसका एनालिसिस कर रहे थे, इसका फिगर हमारा क्या बन रहा है, इस तरीके से फिगर बन रहा है। तो इस पे हमारा जो भी फोर्स लगेगा वो सब हम लोग लिखते जाएंगे, इसमें हमारा वेट लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा, टेंजेंट लगेगा, जो भी तरह का फोर्स लगेगा वो सारा चीज हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेंगे और उसके आधार पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो यही है हमारा स्वेडिश सर्किल मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस में बांटते हैं, टुकड़ा टुकड़ा में बांटते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं स्वेडिश सर्किल मेथड को थोड़ा। स्वेडिश सर्किल मेथड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ स्लाइसेस भी कहते हैं। ये एक तरह का क्या है, ग्राफिकल टेक्निक है फॉर एनालाइजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये एक तरह का क्या है, ग्राफिकल टेक्निक है। ग्राफिकल टेक्निक मतलब ये भी ग्राफिकल मेथड है, मतलब फोटो के सारे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे लेकिन फोटो भी बना के बनाएंगे पहले। एनालाइजिंग द क्या, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, particularly for a circular failure soil surface in soil. मेथड एज्यूम दैट पोटेंशियल फेलियर सरफेस इज सर्कुलर। हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि हमारा फेलियर जो है एकदम सर्कुलर रहेगा, यहाँ पे सर्कल बनेगा, ये जो स्लिप सर्कल देख रहे हो ना, ये हमारा सर्कल बनेगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मास जो भी है उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वर्टिकल स्लाइसेस में। बोले नहीं कि ये जो हम लोग जो इस तरीके से लाइन पार पार के डिवीजन किए हुए हैं, जैसे ये तुम्हारा वर्टिकल स्लाइस 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो इसको हम लोग वर्टिकल स्लाइसेस में बांटते हैं इस मेथड में। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच स्लाइड आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और हर स्लाइड में जो भी आप स्लाइड बांटे हैं उसमें जो भी फोर्स लगेगा उसको हम लोग एनालिसिस करते हैं ताकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकें। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेप्स इन स्वेडिश सर्किल मेथड। स्वेडिश सर्किल मेथड क्या हमारा क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्लाइस में बांट देते हैं, डिवाइडिंग द स्लाइडिंग मास इनटू स्लाइसेस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्लाइस में बांट देते हैं। द सॉइल मास अबव द assumed सर्कुलर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वर्टिकल स्लाइसेस, विड्थ ऑफ ईच स्लाइसेस जनरली केप्ट स्मॉल टू इंक्रीज एक्यूरेसी, ठीक। इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग स्लाइसेस में इस तरीके से बांट देते हैं, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ये दो, इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस रहे वो कम से रहे, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस रहे, ताकि हमारा क्या हो सके, एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। ज्यादा डिस्टेंस लीजिएगा एक्यूरेसी खराब हो जाएगा, मतलब रिजल्ट इधर उधर डाइवर्ट कर जाएगा। दूसरा हमारा क्या है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, किस चीज को, आइडेंटिफाई फोर्सेज ऑन ईच स्लाइस, हर एक स्लाइस पे फोर्स पता करते हैं। अब हर स्लाइस पे कौन कौन सा फोर्स लगता है वो भी हम तुमको यहाँ बता देते हैं। तो सबसे पहला फोर्स लगता है वेट, ठीक है, जो कि हमारा नीचे की तरफ लगेगा। बात समझ में आ रहा है, जैसे तुम फिजिक्स पढ़े होगे क्लास 11th में, सबसे पहला एफबीडी में क्या बनाते हैं, वेट, की हर चीज का अपना वेट होता है, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा नॉर्मल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फेलियर सरफेस, फेलियर सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तीसरा हमारा क्या लगता है, शियर फोर्स लगता है along द फेलियर सरफेस, along द फेलियर सरफेस क्या लगता है, शियर फोर्स लगता है। उसके बाद हमारा क्या लगता है, इंटरस्लाइस फोर्स लगता है। बात समझ में आ रही है, इतना तरह का हमारा यहाँ पे फोर्स लगता है, किसमें, स्वेडिश सर्किल मेथड में, हर एक स्लाइस पे। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है। जितना भी आप फोर्स निकाले वहां से आप क्या निकालिएगा, आप दो चीज कैलकुलेट कीजिएगा, एक रेसिस्टिंग मोमेंट, एक ओवर टर्निंग मोमेंट। रेसिस्टिंग मोमेंट आपका स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, जो कि उसको रोकने का काम करता है, मिट्टी को पकड़ के रखे हुए, कौन, रेसिस्टिंग मोमेंट। ओवर टर्निंग मोमेंट क्या हो गया कि मिट्टी को जो है वहां भड़का करके गिराने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो हमको क्या चाहिए, एज ए गुड सिविल इंजीनियर हमारे पास रेसिस्टिंग मोमेंट ज्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा मिट्टी फिसल के नहीं गिरेगा। लैंडस्लाइड वगैरह क्यों होता है, क्योंकि अगर रेसिस्टिंग मोमेंट कम हो गया तो हमारा मिट्टी फिसल के गिर जाता है। तो हमको क्या करना है, ओवर टर्निंग मोमेंट कम चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको ओवर टर्निंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देख लीजिएगा, सबके लिए फॉर्मूला है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से निकल जाएगा, रेसिस्टिंग मोमेंट हुआ ओवर टर्निंग मोमेंट, ठीक है। स्वेडिश सर्किल मेथड जो है एक पर्टिकुलर यूजफुल है, किसके लिए, होमोजेनस स्लोप के लिए, जहाँ पे फेलियर सरफेस अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, वहाँ पे स्वेडिश सर्किल लगाइएगा। सिंप्लीफाइड मेथड है। मोर फेलियर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म में ये सब आप नहीं भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। और लेस सुटेबल है किसके लिए, नॉन होमोजेनस एनाइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए क्या है, लेस सुटेबल है, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, डिस्क्राइब एनीवन। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है, इसके लिए क्या क्या मेथड है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को हम लोग सीवी से दिखाते हैं। ठीक ना, ये हमारा क्या मेजर करता है कि हाउ क्विकली, कितना तेजी से कोई सॉइल में कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, कंसोलिडेशन जब होता है तो क्या होता है, वॉल्यूम रिडक्शन होता है, उसका सॉइल का वॉल्यूम घट जाता है। ठीक, तो कोई भी सॉइल में वॉल्यूम रिडक्शन या फिर कंसोलिडेशन कितना तेजी से हो सकता है, कौन बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन बताता है। इट डिपेंड ये हमारा दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे, एक परमिएबिलिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द रेट ऑफ विच सॉइल सेटलमेंट्स ऑकर ड्यू टू कंसोलिडेशन, किस रेट से सॉइल सेटलमेंट होगा उसको चेक करने के लिए इसमें मदद करता है। आगे हमारा क्या है कि यूनिट ऑफ सीबी जो है कंसोलिडेशन का जो यूनिट होगा, ये हमारा इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में होता है। आपको थोड़ा देर पहले एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दिखाया, उसमें सीबी निकाले थे हम। ठीक ना, तो इसका यूनिट याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। मेथड्स टू डिटरमाइन द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकाल सकते हैं, लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं, ओडोमीटर टेस्ट करते हैं उसको, फील्ड ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, सेटलमेंट डाटा से। ठीक है, इंपेरिकल कोरिलेशन बेस्ड ऑन सॉइल टाइप के अनुसार इंपेरिकल बहुत सारा फॉर्मूला दिया है, उससे आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है सबसे रिलायबल मेथड लेबोरेटरी टेस्ट मेथड, ओडोमीटर टेस्ट, उसको देखते हैं। ओडोमीटर टेस्ट में क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, द टेस्ट इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग ए सिलिंड्रिकल सॉइल स्पेसिमेन कन्फाइंड इनटू ए, कन्फाइंड मतलब उसको मिट्टी को पकड़ के रखा गया, मतलब दोनों साइड बाउंड्री लगा हुआ है। ठीक है, इन ए रिंग टू ए सीरीज लोड इंक्रीमेंट इन ओडोमीटर एपार्टस, क्या कर रहा है कि मिट्टी को हम लोग पकड़ के ओडोमीटर एपार्टस में डाल देते हैं। उसके बाद वर्टिकल डिफॉर्मेशन सेटलमेंट जो है सॉइल का, ठीक है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है विथ टाइम अंडर ईच लोड, टाइम के साथ साथ हर एक लोड के लिए उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैन देन बी कैलकुलेटेड बाय प्लॉटिंग द कंसोलिडेशन कर्व। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कैसे निकाल सकते हैं, सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व से निकाल सकते हैं, यूजिंग टेलर्स कासाग्रांडे मेथड टू इंटरप्रेट द टाइम फैक्टर एंड कंसोलिडेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग जो है कंसोलिडेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसोलिडेशन कर्व के सहारे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कैसे निकालेंगे, कंसोलिडेशन कर्व के सहारे निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, इस चीज को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंसोलिडेशन कर्व के सहारे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग कंसोलिडेशन कर्व कैसे निकालते हैं, सेटलमेंट वर्सेस टाइम का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमारे पास दो मेथड है, एक टेलर का मेथड है, कासाग्रांडे का मेथड है, जहां से हम लोग कंसोलिडेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बात समझिए। चलो अब देखो कि टेलर मेथड में हमारा क्या होता है, टेलर मेथड में 90% कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग हम लोग डाटा कैलकुलेट करते हैं। टेलर मेथड में 90% कंसोलिडेशन के अकॉर्डिंग डाटा कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में हमारा जो प्लॉटिंग होता है वो क्या होता है, किस चीज का प्लॉटिंग होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व। ठीक ना, इस मेथड में जो हमारा प्लॉटिंग होता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम वर्सेस सेटलमेंट कर्व। 90% कंसोलिडेशन के लिए हमको डाटा मिलता है। दूसरा हमारा क्या, कासा ग्रांडे मेथड, कासा ग्रांडे का मेथड जो है ये हमारा 50% कंसोलिडेशन के लिए मिलता है। ठीक है, और इसमें जो प्लॉट होता है वो क्या है, लॉगरिथम ऑफ टाइम प्लॉटेड अगेंस्ट सेटलमेंट। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट में फंसाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम किसमें, टेलर में। कासा ग्रांडे में क्या हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ टाइम अगेंस्ट सेटलमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे क्या क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ गुड सॉइल, गुड सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। आपका जो है मान के चलो तुम जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन करने गए हो, जैसे मान के चलो कहीं पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम होने वाला है। बात समझ में आ रही है, जैसे वहां रोड बनने वाला है, बिल्डिंग बनने वाला है, पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहां जो काम होता है वो क्या है, सर्वेइंग किया जाता है कि आसपास का लोकेशन कैसा है, टोपोग्राफी कैसा है, मिट्टी कैसा है, जमीन उबड़ खबड़ है, धंसा हुआ क्या है, वो सारा चीज देखा जाता है। उसके बाद जो दूसरा चीज देखा जाता है, पहला सर्वेइंग। ठीक है, कहीं पे अगर कोई काम शुरू हो रहा है तो दूसरा चीज जो देखा जाता है वो सॉइल देखा जाता है कि वहां का मिट्टी में कितना दम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब सॉइल के बारे में पता लगाते हैं, छानबीन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब चूंकि हमारा जो मिट्टी होता है वो हमारा मिट्टी क्या होता है, ग्राउंड के नीचे का मिट्टी का हम लोग एनालिसिस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी कहा जाता है।
बात समझ में आ रही है? हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी जो है कौन सा इन्वेस्टिगेट करते हैं, ग्राउंड के नीचे का मिट्टी इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। आप एक इंजीनियर हैं, आप जाइएगा मिट्टी चेक करने के लिए, उसके बाद देखिएगा कि उसका शियर स्ट्रेंथ क्या है, कितना सेटलमेंट होगा, कितना फेल होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या, वो सारा चीज देख के आप बताइएगा ना कि हाँ इस पे इतना लोड का बिल्डिंग बन सकता है, नहीं बन सकता। तो वो जो एक रिपोर्ट है, वो उसके एक अच्छा रिपोर्ट है, वो कैसे पता चलता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, वो चीज आपको बताना है। तो एक अच्छा रिपोर्ट जो है, गुड सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रोवाइड्स डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन के बारे में वो जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है at a site and helps in the design of foundation and other geotechnical structure। किसी भी साइट पे वो हमारा क्या बताता है, एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर देता है, ठीक ना, और अदर जियोटेक्निकल स्ट्रक्चर के बारे में एक डिटेल मतलब इंफॉर्मेशन देता है। द साइलेंट फीचर्स ऑफ ए गुड सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर। एक अच्छे सब सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक साइलेंट फीचर हमारा क्या है, कि इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि इसमें हमारा जो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मतलब हम लोग रिपोर्ट तैयार करने गए तो हम लोग वहाँ का एक बैकग्राउंड देखेंगे कि इसमें क्या है नहीं है, वो सारा चीज जो उसका एक अच्छा खासा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोवाइड्स बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बारे में पूरा हमको इतिहास बताएगा, कहाँ यहाँ पे इस साइट पे पहले बिल्डिंग बना हुआ था कि नहीं बना हुआ था, वो सारा चीज इंट्रोडक्शन में बताया होना चाहिए। दूसरा, स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, आउटलाइंस द एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन, नंबर ऑफ डेप्थ एंड बोरवेल्स, टाइप्स ऑफ टेस्ट कंडक्टेड, etc। ठीक है, कि यहाँ पे हमारा जो भी क्या हुआ है नहीं हुआ है, क्या हो सकता है, वो सारा चीज यहाँ पे बताया जाएगा, स्कोप ऑफ वर्क बताया जाता है। तीसरा चीज, उस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ साइट कंडीशन। साइट कंडीशन का डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए कि हमारा जो है टोपोग्राफी कैसा है, सरफेस फीचर क्या है, ठीक है, जो कि जनरली हमारा किस में देखा जाता है, सर्वेइंग में देखा जाता है, टोपोग्राफी सरफेस फीचर। लेकिन आप सॉइल रिपोर्ट में ये सब डाल सकते हैं, टोपोग्राफी क्या है, सरफेस फीचर क्या है, यहाँ पे कभी सॉइल इरोजन हुआ है कि नहीं हुआ है, मिट्टी में क्रैक तो नहीं है, तो वो सब चीज आप उसमें बता सकते हैं। चौथा चीज, जियो टेक्निकल डाटा आपको बताना पड़ेगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉइल स्ट्रेटोग्राफी, लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल के लेयर के वगैरह बारे में आपको बताना पड़ेगा, मतलब डिटेल में आपको डाटा देना पड़ेगा, वेरियस डेप्थ में, बोरहोल लॉग के बारे में, ठीक है, थिकनेस और टाइप ऑफ ईच लेयर, सैंडी, क्ले, सिल्ट, ये सब जो भी आपका है सब चीज आपको उसमें देना पड़ेगा। जियो टेक्निकल का डाटा में आपको हर एक चीज डिटेल में बताना पड़ेगा। आगे हमारा क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल इन्फॉर्मेशन। आपका जो भी ग्राउंड वाटर टेबल है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ेगा। द डेप्थ एंड फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, मतलब हमारा जो जमीन के अंदर पानी का लेयर है वो कितना नीचे है, कितना ऊपर हो रहा है, बरसात में कितना ऊपर चला जाता है, सुखाड़ के दिन में कितना नीचे चला जाता है, वो सारा चीज आपको ग्राउंड वाटर टेबल के बारे में रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। उसके बाद रिपोर्ट में क्या बताइएगा, लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, आप जो फील्ड मतलब जहाँ पे आपका काम होने वाला है उस जमीन का जो भी मिट्टी का रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि आप लैब में किए या फिर वहीं पे जाके आंख से देख के रिपोर्ट लाए हैं, वो सब जो भी आपका एसपीटी सीपीटी या कोई भी तरह का जो टेस्ट हुआ है, वो सब चीज आपका सब चीज क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए टेबल और ग्राफ के साथ। उसके बाद क्या है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उस रिपोर्ट में हमारा जो है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन भी होना चाहिए। आपका जो भी रिजल्ट ये रिपोर्ट में आया है उसके आधार पे आप अपना एनालिसिस बताइएगा ना कि हाँ कर्व वैसे जा रहा है, इसका मतलब ये है, इसमें वैल्यू इतना एक्सीड कर गया, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ताकि हम लोग बियरिंग कैपेसिटी, स्लोप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सेटलमेंट सब चीज पता कर सकें। रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस भी आप दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग फाउंडेशन टाइप जो भी है, सैलो डीप का फाउंडेशन होगा, बियरिंग कैपेसिटी सॉइल का क्या होगा, एस्टिमेटेड सेटलमेंट क्या होगा, ठीक है, वो सारा चीज आप उसमें बता दीजिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग किस तरह का फाउंडेशन करना सही रहेगा, ठीक है, तो वो सारा चीज आप बताइएगा। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, एक कंक्लूजन भी मार दीजिएगा, ठीक ना। कंक्लूजन में आप क्या क्या होगा, जो भी मेन फाइंडिंग्स है, जो भी आप इंपॉर्टेंट काम उसमें बताएं वो सारा चीज बताइएगा। प्रपोज्ड कंस्ट्रक्शन के बारे में बताइएगा, क्या क्या पॉसिबल है। और लास्ट में हम लोग जो है अपेंडिसेस डालेंगे। तो कोई भी रिपोर्ट में हम लोग डालते हैं कि हमारा जो है कोई भी सप्लीमेंट्री डाटा है, ठीक है, जैसे कि आप जो भी टेस्ट किया वो सबका डाटा डाल दीजिएगा, या टेबल वेबल जो बनाया है, चार्ट जो वो सब उसमें अटैच कीजिएगा, अपेंडिसेस में हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का कहानी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप डिटेल में लिख सकते हैं। चलिए यहाँ से अगला हम लोग देखते हैं, आगे का क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी फोर। किसी चार पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है, मतलब 6 क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, तो 6 का 6 वो हम यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक। अच्छा एक और बात बताते हैं, जैसे कि 6 क्वेश्चन रहता है उसमें से 4 लिखना होता है, तो 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तब ना 3.5 गुना 4 हो जाएगा 14। तो 3.5 मार्क्स का होता है, तो इसको आप मिनिमम जो है 3 लाइन में डिफाइन कीजिएगा।
ठीक ना। और अगर आप कॉपी का अनुसार बात कीजिएगा तो हाफ पेज में आंसर होना चाहिए। तो हम आपको जो है छबो बता देते हैं, शॉर्ट में ही बता देते हैं। बाकी आप एग्जाम में खुद से बना के तो लिख ही देते हैं, है कि नहीं? ये सब में तो एक्सपर्ट है आप। बच्चा पढ़ने वाला सब है। देखो दिमाग सबके पास है, पढ़ सब भी सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है ना कि माहौल नहीं है बिहार में पढ़ने वाला। ठीक है, जिस वजह से बच्चा को इंटरेस्ट नहीं जग पाता है। नहीं तो बिहार का बच्चा तो ऐसा है कि सब साइंटिस्ट बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, वास बोरिंग के बारे में लिखना है। वास बोरिंग क्या होता है? तो वास बोरिंग हमारा जो है सॉइल एक्सप्लोरेशन का एक मेथड है। सॉइल एक्सप्लोरेशन का एक मेथड है। क्या चीज? वास बोरिंग। ताकि हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं सब सरफेस कंडीशन ऑफ सॉफ्ट सॉइल, जैसे कि क्ले सिल्ट वगैरह जो भी सॉफ्ट सॉइल है उसका सब सरफेस कंडीशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इस मेथड में एक बोर होल जो है is advanced by rotating and pushing a hollow drill rod into the ground। ठीक है, इस मेथड में हमारा क्या होता है कि एक बोर होल जो है खोदा जाता है, कहाँ पे? ड्रिल करके या फिर उसको रोटेट करके डाला जाता है, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के डाला जाता है, बोर होल खोदा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। उसके बाद वास बोरिंग इज सिंपल इनएक्सपेंसिव सुटेबल फॉर शैलो डेप्थ। ये जो वास बोरिंग है हमारा क्या होता है, एकदम सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इनएक्सपेंसिव सस्ता भी है, और सुटेबल है किसके लिए? शैलो डेप्थ के लिए ये सुटेबल है। बात समझ में आ रही है? लेकिन हार्ड सॉइल या रॉक के लिए सुटेबल नहीं है। ये चीज याद रखिएगा, हार्ड सॉइल और रॉक के लिए वास बोरिंग आपका सुटेबल नहीं है। चलिए, ये आपका क्या हो गया? स्प्लिट स्पून सैंपलर। स्प्लिट स्पून सैंपलर का नीट स्केच के साथ समझाना था, तो ये स्प्लिट स्पून सैंपलर का फोटो बता दिए हम। ठीक है, अब स्प्लिट स्पून सैंपलर क्या है? तो ये भी सॉइल एक्सप्लोरेशन में इस्तेमाल होता है। तो सॉइल एक्सप्लोरेशन में हमारा जो स्प्लिट वास बोरिंग हो गया, स्प्लिट स्पून सैंपलर हो गया, इस तरह से बहुत सारा हमारा है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म रहता ही रहता है 14 नंबर का, ज्यादा भी पूछ सकता है। ये देखिए, स्प्लिट स्पून सैंपलर जो है कॉमनली यूज टूल है किसके लिए? डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल्स निकालने के लिए। ठीक है, डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल आपको बता दीजिए क्या होता है। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के समय अगर आपको डिस्टर्ब सॉइल सैंपल निकालना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट टूल है। द सैंपलर कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स स्प्लिट longitudinally which are held together by a driving head and a cutting shoe। इसमें देखिए दो चीज होता है, एक हमारा क्या होता है, एक ड्राइविंग हेड होता है और एक कटिंग शू होता है। कटिंग शू हमारा नीचे में होता है। ठीक है, ये आपका हो गया कटिंग शू का पोर्शन। देखो यहाँ पे शू लिखा हुआ भी है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होता है, ऊपर हमारा होता है ड्राइविंग हेड। ठीक ना। तो इसमें दो चीज होता है, एक ड्राइविंग हेड होता है, कटिंग शू होता है। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एसपीटी में इस्तेमाल किया जाता है। और किस तरह का सैंपल देता है? डिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल देता है। ड्यूरिंग सैम्पलिंग द स्पून इज ड्रिवन इनटू द ग्राउंड बाय अ हैमर। सैम्पलिंग के समय स्पून को ड्राइव किया जाता है, कैसे? हैमर के सहारे। सॉइल एंटर्स द हॉलो ट्यूब। जब सॉइल आपका हॉलो ट्यूब एंटर करता है, आफ्टर रिट्रीवल द सैंपलर इज ओपन टू एक्सट्रैक्ट द सॉइल फॉर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। निकालने के बाद इसको हम लोग जो है सैंपलर को ओपन करते हैं और मिट्टी को बाहर निकाल लेते हैं इंस्पेक्शन और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, इसका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा, इसको यूज कैसे करते हैं, और अच्छा से आप समझ जाइएगा। लेकिन अब समझने का समय नहीं है, एग्जाम है, तो आप इसको समझ लिख के जाइए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। इसको हम लोग सीपीटी टेस्ट कहते हैं, और टेलर स्टेबिलिटी नंबर बताना है। तो सीपीटी टेस्ट क्या होता है हमारा? देखिए, स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, शॉर्ट में इसको क्या कहा जाता है? सीपीटी टेस्ट भी कहा जाता है। देखिए, सीपीटी टेस्ट जो है हमारा क्या है? जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज, सॉइल का प्रॉपर्टीज निकालने में हमारा काम देता है। खास करके कौन सा सॉइल? सॉफ्ट सॉइल, लूज सॉइल, कोहेसिव सॉइल, उस तरह के सॉइल में हमारा सीपीटी टेस्ट काम देता है। ए कोन शेप्ड टिप इज पुश्ड इनटू द ग्राउंड एट ए कांस्टेंट रेट विद द मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है कि एक तरह का जो है क्या होता है, कोन शेप टिप, एक नुकीला टिप जो है उसको अंदर डाला जाता है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से अंदर डाला जाता है। बात समझ रहे हैं ना? और ताकि हमारा जो है मेजरिंग रेसिस्टेंस, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा क्या है, इस तरीके का नोकीला टिप जैसा सामान होता है। ठीक ना, और तुम इसमें क्या कर रहे हो? पेनिट्रेट करा रहे हो, अंदर धंसाने का कोशिश कर रहे हो। अब तुम इसको अंदर धंसाने की कोशिश कर रहे हो, मिट्टी अंदर धंसने ही नहीं दे रहा है, मिट्टी टाइट है। ठीक है, तुम अंदर डालना चाह रहे हो, अंदर डाला ही नहीं जा रहा है क्योंकि मिट्टी टाइट है। तो जितना वो रेसिस्टेंस होगा, बात समझ में आ रही है? तो वही हमको यहाँ पे निकालना है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में, कि हमारा जो कितना रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, टिप रेसिस्टेंस।
and the slip friction along the shaft. CPT data is used to estimate soil properties like relative density, undrained shear strength और स्ट्रेटिग्राफी मतलब कितना सॉइल का लेयर है, ठीक है। तो वो सब चीज इस सबसे पता चल जाता है। ये हमारा फास्ट टेस्ट है, रिलायबल भी है, भरोसेमंद है, प्रोवाइड्स कंटिन्यूअस डाटा एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। ये हमको जो है डाटा और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सब देता है। मतलब ये टेस्ट है बहुत काम का, समझ गया ना। जब भी सॉइल का एक्सप्लोरेशन किया जाता है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन के लिए जाओगे तो सीपीटी टेस्ट एक बार हम लोग जरूर करते हैं। आगे हमारा क्या है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर। टेलर स्टेबिलिटी नंबर एक तरह का क्या है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, डायमेंशनलेस पैरामीटर है, ठीक है। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, स्लोप स्टेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर सी बाय गामा एच एफ सी। एसएन आपका स्टेबिलिटी नंबर हो गया, देखो एसएन क्या हो गया, टेलर स्टेबिलिटी नंबर हो गया, गामा यूनिट वेट हो गया, एच हाइट हो गया, एफसी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया, सी कोहेशन हो गया। समझ गया ना। तो ये सब चीज होगी, आप तो जानते होंगे, पढ़े होंगे, देख भी किए होंगे। नहीं तो आप न्यूमेरिकल देखिएगा मेरा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप का, ठीक है, तो उसमें ये सब चीज डिटेल में बताया गया है। टेलर स्टेबिलिटी चार्ट, उसके बाद हम लोग जो है टेलर स्टेबिलिटी चार्ट का यूज करते हैं, सॉरी टेलर स्टेबिलिटी चार्ट यूज करता है किस चीज का, ये जो स्टेबिलिटी नंबर आप निकाले हैं उसको आप ले जाइएगा और टेलर स्टेबिलिटी चार्ट में आप देखिएगा, जहां से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी अलग अलग स्लोप के लिए आसानी से मिल जाता है। मतलब पहले एसएन निकाल लेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी चार्ट से हम लोग जो है उस एसएन के क्रॉसपोंडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करेंगे। लास्ट का 2 क्वेश्चन है, बस देख लीजिए फिर कहानी खत्म है। इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर। इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या होता है, देखिए जैसे कि अगर आपका मिट्टी गीला है और मिट्टी सूखा हुआ है, ठीक है, तो 2 कंडीशन बनता है, ठीक ना। देखिए आपको बताते हैं, शियर स्ट्रेंथ, हमारा शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर किसको कहा जाता है, सी और फाई को शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर कहा जाता है, ठीक है। सी और फाई को क्या कहा जाता है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर कहा जाता है। अब सवाल ये होता है इफेक्टिव जो शब्द आ गया इसका मतलब क्या है। तो इफेक्टिव शब्द जैसे ही आ जाएगा तो ये सी डैश में हो जाएगा और फाई डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी डैश और फाई डैश आपका क्या है, इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर है, ठीक ना। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। चलिए इफेक्टिव शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर आपको हम समझाते हैं। पहले थोड़ा इसका जो लिखित डिफिनेशन है वो सब देख लीजिए, क्योंकि समझा हुआ रहेगा तो लिखना आसान हो जाएगा। The effective shear strength parameters are the key properties that define the shear strength of soil. ये soil का shear strength को अंडर ड्रेन्ड कंडीशन में soil का shear strength को डिफाइन करता है। When pore water pressure is dissipated, जैसे ही pore water pressure dissipate हो जाता है, ठीक ना, तो ये हमारा क्या बताता है, soil का shear strength properties के बारे में बताने का काम करता है। जब आपका pore water pressure dissipate हो चुका है, मतलब मिट्टी से पानी बाहर निकल चुका है, ठीक है, यानी मिट्टी अब सूख गया है, तो वैसे कंडीशन में ये बाहर निकलता है। तो 2 तरह का होता है, एक अभी आपको तुरंत बताया, सी डैश होता है। सी डैश हमारा क्या बताता है, सी मतलब क्या हो गया, कोहेशन। सी मतलब क्या हो गया, कोहेशन। सॉइल का जो 2 पार्टिकल है आपस में कितना चिपका हुआ है वो हमारा किससे पता चलता है, कोहेशन से पता चलता है। सॉइल का 2 पार्टिकल आपस में कितना चिपका हुआ है, ठीक है। तो इफेक्टिव कोहेशन द पोर्शन ऑफ शियर स्ट्रेंथ ड्यू टू इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग, वो हमारा कौन बताएगा, सी डैश बताएगा। कब, जब हमारा मिट्टी से पानी निकल चुका है, पोर वाटर प्रेशर बाहर आ चुका है, तब। दूसरा हमारा क्या है, फाइव डैश है, ठीक ना। दूसरा हमारा क्या है, फाइव डैश है। फाइव डैश में हमारा क्या होता है, जैसे देखिए फाइव डैश को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या बताता है, बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन एंगल बताता है, सॉरी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बताता है, ठीक। अब आप देखिएगा, जब आप मोहर कुलम थ्योरी पढ़े होंगे, मोहर कुलम इक्वेशन पढ़े होंगे शियर स्ट्रेंथ चैप्टर में, तो वहां पे आप पढ़े होंगे टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, ठीक है। लेकिन अगर यही इक्वेशन हम लोग किसके लिए बात करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस के केस में बात करेंगे, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टॉ बराबर सी डैश प्लस सिग्मा टेन फाइव डैश हो जाएगा। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा जो है, ये जो डिफाइन है, ये टोटल के लिए डिफाइन है। टोटल इस शियर स्ट्रेस पैरामीटर कहेगा तो ये हो जाएगा, इफेक्टिव कहेगा तो सी डैश और ये फाइव डैश वाला काम कर दीजिएगा। समझ गए। चलो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, प्री कॉन्सोलिडेटेड एंड अंडर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल। प्री कॉन्सोलिडेटेड सॉइल और अंडर कॉन्सोलिडेटेड सॉइल। प्री मतलब पहले से, प्री मतलब क्या, जो चीज पहले हो गया। अंडर मतलब जो अभी हो रहा है। बात समझ में आ रही है, शब्द का मतलब समझिएगा, कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा। प्री मतलब जो चीज ऑलरेडी हो चुका है, अंडर मतलब जो अभी होने वाला है, ठीक ना, या फिर जो हो रहा है उसको हम लोग अंडर कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अभी बिल्डिंग जो है बन रहा है, ठीक है।
और प्री कंस्ट्रक्शन मतलब बनने से पहले, ठीक। तो इसी तरह से आप समझिएगा, अंडर मतलब अभी हो रहा है और प्री मतलब हो चुका है। कंसोलिडेशन मतलब क्या होता है, पानी बाहर निकलना, ठीक है। तो हमारा सॉइल से पानी बाहर होने से पहले का कहानी, मतलब ऑलरेडी वो उसमें कंसोलिडेशन हो चुका है। अंडर कंस्ट्रक्शन कंसोलिडेशन करने का मतलब सॉइल से अभी धीरे धीरे पानी निकलना स्टार्ट हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें डेफिनेशन क्या कहता है। पहला कहता है प्री कंसोलिडेटेड सॉइल्स आर सॉइल्स दैट हैव बीन सब्जेक्टेड टू ग्रेटर प्रेशर इन द पास्ट, जिसमें ऑलरेडी पास्ट में बहुत प्रेशर लग चुका है और अभी प्रेजेंट में कम प्रेशर लग रहा है, वो क्या है आपका प्री कंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है। जिसमें ऑलरेडी पास्ट में बहुत प्रेशर लग रहा है, जैसे कि मान के चलो कोई ग्राउंड है, अभी ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे एक बिल्डिंग था हमारा पास्ट में, इस जमीन पे हमारा ग्राउंड पे ऑलरेडी एक बिल्डिंग था, ठीक है। तो बिल्डिंग स्वाभाविक का कुछ ना कुछ प्रेशर लगाया होगा। अब यहाँ से बिल्डिंग तोड़ दिया गया है। बात समझ में आ रही है? पहले जो बिल्डिंग था वो 5 फ्लोर का था, ठीक है। अब इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और एक नया बिल्डिंग बनाया गया है। कितना फ्लोर का? 3 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्री कंसोलिडेटेड सॉइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले 5 फ्लोर का जब बिल्डिंग था तो स्वाभाविक है सॉइल में ज्यादा लोड पड़ा होगा, मतलब सॉइल में ज्यादा फोर्स लगा होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब कम लोड लग रहा है, तो पहले ज्यादा लोड ले चुका है, जिसने भी पास्ट में ज्यादा लोड ले चुका है वो हमारा क्या है, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल है, ठीक है। इसी को ओवर कंसोलिडेटेड क्ले भी कहा जाता है। अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है कि जिसमें पहली बार ज्यादा लोड लग रहा है, ठीक है। मतलब मान के चलो यहाँ कोई बिल्डिंग ही नहीं था, ठीक ना, यहाँ पे कोई बिल्डिंग ही नहीं था और पहली बार बिल्डिंग बन रहा है, सॉइल में पहली बार लोड लगा है, वो क्या है, अंडर कंसोलिडेटेड सॉइल, ठीक है। किसी किसी जगह इसको नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले भी कहा जाता है, एनसीसी भी कहा जाता है। या नहीं तो तुम ऐसे समझ सकते हो, पहले बिल्डिंग था 1 फ्लोर का, अब हम इसको 3 फ्लोर का बना रहे हैं, ठीक ना। यानी कि पहली बार अगर ज्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक, तो वो हमारा क्या है, अंडर कंसोलिडेटेड। लेकिन वर्तमान में अगर लग ही रहा है तो वो क्या है, अंडर कंसोलिडेटेड है। मतलब पास्ट में उतना फोर्स पहले कभी नहीं लगा है। बस आप इतना समझ के रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्री कंसोलिडेटेड, अंडर कंसोलिडेटेड, आप समझ गए, ठीक है। वीडियो हमारा हो गया है 1.25 घंटा का, ठीक ना। आपको एक बात बताते हैं, आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, और आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते बाबू, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, व्यूज आ रहा है तो मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको लोग शेयर करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा पर्सनल रीजन की वजह से वीडियो अपलोड होने में काफ़ी टाइम लग गया, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। बस समझ में आ रही है? आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एवरीवन। लेकिन वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना।